तो अब यहाँ से हमारा मेजर प्रोपोर्शन वो है डिमांड, वो स्टार्ट हो। तो अब डिमांड पढ़ने से पहले हमें 2-3 टर्म्स है ना समझनी पड़ेगी। 2-3 मीनिंग। कंज्यूमर्स। अब देखो कंज्यूमर्स क्या, कंज्यूमर्स का मतलब क्या है? कंज्यूमर कौन है? हम सब, आप, मैं, आपके मदर फादर, आपके रिलेटिव सब, आपके फ्रेंड्स सब। तो कंज्यूमर्स क्या है? कंज्यूमर्स का मतलब है द पर्सन हु वांट टू परचेज द थिंग। तो कंज्यूमर क्या है? द पर्सन हु wants to purchase गुड एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज होती है बस, राइट। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करना चाहता है वो कौन है? कंज्यूमर्स। अब देखो कंज्यूमर्स कहीं कहीं पे कंज्यूमर और कस्टमर अलग अलग होते हैं, वैसे अलग अलग ही होते हैं कंज्यूमर एंड कस्टमर, बट बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम कंज्यूमर और कस्टमर को एक जैसा ट्रीट करेंगे। ओके, तो अब देखो कंज्यूमर तो चीजें परचेज करना चाहता है, लेकिन क्या वो कर सकता है? क्या वो इतना कैपेबल है? क्या उसकी पॉकेट में इतने पैसे हैं कि वो खरीद सकता है? तो कंज्यूमर होने के लिए हमें देखो 3 चीज को सेटिस्फाई करना पड़ता है। फर्स्ट, विलिंगनेस को, आपकी विलिंगनेस है वो चीजें परचेज करने की। मान लो कि अगर जैसे कोई भी XYZ चीजें हैं, जैसे मैं अगर कहूँ तो मुझे बेसन के लड्डू नहीं पसंद, अब वो मेरी पर्सनल चॉइस है। ओके, आप सब में से बहुत लोगों को हो सकते हैं, डोंट बी गेट ऑफेंडेड, बट जस्ट फॉर इमेजिन मेरे को बेसन के लड्डू नहीं पसंद। तो अब मेरे को कहो कि आप मेरे को कहो कि लड्डू खरीद लो, बेसन के लड्डू खरीद लो, तो क्या मैं खरीदूंगी? अरे जब वो मुझे पसंद ही नहीं, मैं विलिंग ही नहीं हूँ वो लड्डू खरीदने की, तो मैं क्यों खरीदूंगी? राइट, राइट, राइट। तो वहां पे मेरी विलिंगनेस नहीं है, तो मुझे कंज्यूमर ट्रीट किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। जब तक मुझे कोई चीज खरीदने की विलिंगनेस नहीं होगी, तब तक मेरी डिजायर नहीं होगी, मेरी वांट्स नहीं होगी वो चीज खरीदने की, तब तक मैं उस चीज की डिमांड नहीं करूंगी, मैं वो चीज को चाहूंगी नहीं, तो मैं एक कंज्यूमर ट्रीट नहीं करी जाऊंगी। राइट। वैसे ही जैसे मान लो आप सबको कुछ भी चाहिए, कोई भी चीज आपको पसंद है, तो यू आर विलिंग टू परचेज दैट थिंग। जैसे कार्स लगा लो, जैसे आप सबको कार्स पसंद, सबको पसंद होती है, कोई लड़का हो चाहे लड़की, सबको कार्स पसंद, तो वी आर विलिंग टू परचेज दैट कार। हमारी विल है, हमारी डिजायर है, वोट्स है कि हमको एक स्पेसिफिक कार परचेज करनी। तो अब हम कंज्यूमर है। हाँ, कंज्यूमर है, एक इस वाले एरिया में तो हम कंज्यूमर है, लेकिन क्या हमारे पॉकेट में इतने पैसे हैं कि हम उस कार को परचेज कर सकते हैं? जैसे मैं बोल दूं BMW, तो क्या मेरे पॉकेट में इतने पैसे हैं कि मैं BMW खरीद सकती हूँ? तो क्या मेरे को कंज्यूमर ट्रीट किया जाएगा? अगर मेरी पॉकेट में इतने पैसे हैं कि मैं BMW खरीद, तब तो मैं कंज्यूमर हूँ। बट अगर मेरी पॉकेट में इतने पैसे हैं ही नहीं कि मैं वो BMW खरीद सकूँ, तो क्या मैं कंज्यूमर हूँ? नहीं। तो दूसरा पॉइंट क्या आता है? दूसरा पॉइंट आता है, आर यू कैपेबल इनफ टू परचेज दैट थिंग? एबिलिटी, सॉरी। तो नेक्स्ट थिंग क्या आता है? एबिलिटी टू परचेज। क्या आपके पॉकेट में इतने पैसे हैं कि आप वो चीज खरीद सको? अब तीसरा क्या आता है कि अब चलो मैंने कहा कोई भी चीज है, अब हम नया एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि चॉकलेट है। ओके, अब मैं कह रही हूँ कि एक चॉकलेट है, जैसे किटकैट की चॉकलेट है। अब चॉकलेट की मैं विल भी हूँ कि मुझे वो चॉकलेट खरीदना, मेरे पास पैसे भी हैं, मनी भी है कि मैं उस चॉकलेट को खरीदूं। क्या बट उस टाइम फ्रेम में जब मुझे वो चॉकलेट चाहिए, क्या उस टाइम पे वो मार्केट में अवेलेबल है वो चॉकलेट? अगर वो है फिर तो मैं कंज्यूमर हूँ। बट अगर उस टाइम पे जब मुझे वो चॉकलेट चाहिए, उस टाइम पे वो चॉकलेट अवेलेबल ही नहीं मार्केट में, जैसे होता है ना बहुत सारी जगह पे, जब आप कहीं जाते हो और वो चीज मिलती नहीं है, कह देते हैं आउट ऑफ स्टॉक है, ऑनलाइन भी परचेज कर देते तो आउट ऑफ स्टॉक। तो आप विलिंग थे, आप कैपेबल थे वो चीज परचेज करने के लिए, लेकिन उस टाइम पे वो चीज अवेलेबल नहीं थी, तो हम कंज्यूमर है? तो नहीं। तो तीसरी चीज क्या है कंज्यूमर होने के लिए? तो तीसरी चीज है उस लिमिटेड टाइम फ्रेम में वो चीज की अवेलेबिलिटी। ओके, तो उस टाइम फ्रेम में उस चीज की अवेलेबिलिटी को क्या कहते हैं? कर्ज। तो कर्ज की
कोई भी इंसान जब कंज्यूमर होता है तो ये चीज हमें पढ़नी पड़ती है कि क्या वो इतना कैपेबल है, क्या उसके पास इतने पैसे हैं कि वो चीज को परचेज कर सके, क्या सॉरी आई मीन क्या उसकी विलिंग है कोई चीज परचेज करने की, क्या वो कैपेबल है, उसकी पॉकेट में इतना पैसा है कि वो चीज खरीद सकता है उस प्राइस पे जो प्राइस डिटरमाइन करा हुआ है कंपनी ने, और क्या उस टाइम फ्रेम में जब उसको वो चीज की डिजायर है तब वो खरीद सकता है। तब उसको इन तीनों चीज, अगर ये तीनों चीज सेटिस्फाई करती हैं, अगर ये तीनों चीज सेटिस्फाई करती है तब आप जाके कहीं पे कंज्यूमर कहलाओ। ओके, समझ आ गया। अब हम पढ़ते हैं अपना डिमांड, कि हमारा डिमांड का मतलब क्या है। तो अब डिमांड का मतलब क्या है, पढ़ो। डिमांड का मतलब है द अमाउंट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट कंज्यूमर आर विलिंग टू परचेज एट वेरियस प्राइसेस। डिमांड का मतलब क्या है, इसी से बने कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट और सर्विसेज जो कंज्यूमर परचेज करना चाहता है, वो विलिंग भी है, वो कैपेबल भी है, और उस लिमिटेड टाइम फ्रेम में वो चीज अवेलेबल भी है, वो गुड एंड सर्विसेज अवेलेबल है। तो इन तीनों को इन्वॉल्व करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, डिमांड बन जाएगा। गेट इट, गेट इट, समझ में आया? समझ में आ गया तो कमेंट कर दो। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। अब डिमांड की डेफिनेशन नोट साथ साथ में बना लेना। डिमांड क्या है, तो डिमांड का मतलब है, डिमांड refers to the amount of product, oh sorry, of the good and services लिख लेते हैं, of the good and services that consumers are willing, जैसे हमने तीन चीज पढ़ी थी, willing to purchase at various prices within a specified period of time, स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम। ओके, तो यही तीन चीज हमने ऊपर पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी, कंज्यूमर्स डिमांड करते हैं, कंज्यूमर ही चीजों को खरीदना चाहते हैं और खरीदेंगे, लेकिन उसको खरीदने के लिए उसके पास क्या क्या, एक तो उसकी विल होनी चाहिए वो चीज खरीदने की, डिजायर होनी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट प्राइस जो कंपनीज के थ्रू सेटअप के उस प्राइस पे उसकी एबिलिटी हो गई खरीद, वो इतना कैपेबल होना चाहिए कि उस प्राइस पे वो खरीद सके, और उस टाइम फ्रेम में उस वो मार्केट में अवेलेबल होनी चाहिए, या उस टाइम फ्रेम में उसके पास इतने पैसे होने चाहिए कि वो उस चीज को खरीद सके। ओके, अब डिमांड में हम एक चीज आती है विच इज क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है, तो यहाँ पे तो हमने बस डिमांड देख लिया कि आप गुड एंड सर्विसेज को विल है आपकी, आप प्राइस आपके पास पॉकेट में इतने पैसे हैं और आप उस टाइम फ्रेम में वो अवेलेबल है वो चीज, तो वो हो गई डिमांड। तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ नंबर, किसी नंबर में आपको वो प्राइस वो चीज, तो वो क्या होती है क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब तो समझ रहे ना, क्वांटिटी अमाउंट ऑफ गुड, कितनी क्वांटिटी में आपको वो गुड्स चाहिए, वो क्या कहलाता है क्वांटिटी डिमांडेड। मेरे को चॉकलेट चाहिए तो वो चॉकलेट मेरे को एक चाहिए, दो चाहिए, तीन चाहिए, तो ये जो क्वांटिटी मैं बता रही हूँ ये सब किसमें है, क्वांटिटी। मुझे चॉकलेट चाहिए वो हो गया डिमांड, लेकिन कितनी चाहिए, एक दो तीन चार 10 15 कितनी, तो ये क्या हो गया क्वांटिटी डिमांड। ओके, अब इसकी भी डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब क्या होगा, ये लिख लेना, इट, मेरे इट लिख लेती हूँ, इट इज द
स्पेसिफिक, मतलब इट की जगह पे क्वांटिटी डिमांडेड आएगा, आप क्वांटिटी डिमांडेड पूरा लिखिए। ओके, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ अ गुड और सर्विसेज दैट buyers या कंज्यूमर्स भी लिख सकते हो, buyers are ready and able to purchase at a certain price. Oh, at a certain price within a set time frame। वही जो हमने तीन चीजों पर पढ़ी थी वही दोबारा। तो क्वांटिटी डिमांड है एक स्पेसिफिक अमाउंट है, आपको किस क्वांटिटी में वो चीज दी, वो स्पेसिफिक अमाउंट जो गुड और सर्विसेज का आपको चाहिए, जो बायर या कंज्यूमर्स जो प्रोड्यूस रेडी है, मतलब वो विलिंग है, एबल टू परचेज है, मतलब उनकी पॉकेट में उतना पैसा है, एट अ सर्टेन प्राइस, और उस प्राइस पे और एक टाइम फ्रेम में, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे उसको, क्वांटिटी। तो डिमांड क्या, कोई भी चीज आपको चाहिए, क्वांटिटी डिमांडेड क्या, कोई भी ऐसे स्पेसिफिक अमाउंट में जो बायर रेडी होता है और एबल टू परचेज, उसके पास उतना पैसा है एक टाइम फ्रेम में, तो हम क्या कहेंगे उसको, क्वांटिटी डिमांड। अब देखो क्वांटिटी डिमांडेड तो पढ़ लिया हमने, अब इसमें क्या है, क्या क्या फैक्टर्स है जो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं कोई भी चीजों को खरीदने के, तो फैक्टर्स ऑफ क्वांटिटी डिमांड, क्या क्या फैक्टर्स है। अब मैंने कहा कि हमें चॉकलेट खरीदनी है, तो आप तुम सोचो, बुक्स में मत जाओ, बस जनरली सोचो, ये चॉकलेट अगर मेरे को खरीदनी है, तो क्या क्या ऐसी चीजें जो मुझे इन्फ्लुएंस करेगी चॉकलेट खरीदनी, या कि मैं इस चॉकलेट को खरीदूं या नहीं खरीदूं, कौन सी चीज। तो देखो पहला तो, सबसे पहला तो मेरी डिजायर है ये चॉकलेट खरीदने की या नहीं, तो डिमांड मेरी। दूसरा क्या करेगा, इसका प्राइस, कि क्या मेरे पास इतना पैसा है कि मैं इस चॉकलेट को खरीद सकती हूँ या नहीं, इस मतलब पैसे इन सेंस कि मुझे ये चॉकलेट ज्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं लग रही है, तो क्या इसका जो प्राइस है वो मेरे लिए इतना है कि मैं इसको खरीद सकती हूँ, तो दूसरा इसका प्राइस। तीसरा क्या होगा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। अब ये तो है प्राइस ऑफ कमोडिटी आपका वर्ड, ठीक है। फिर है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। रिलेटेड गुड्स क्या हो गया, मान लो ये कोई भी किसी भी ब्रांड के, जैसे किटकैट की चॉकलेट, तो अब इसके जैसा रिलेटेड गुड क्या होगा इसका, बताओ रिलेटेड गुड क्या होगा, जैसे 5 स्टार की चॉकलेट या डेयरी मिल्क की चॉकलेट, वो इससे रिलेटेड हो गए, राइट। अब वो रिलेटेड गुड्स में दो टाइप के होते हैं, एक सब्स्टिट्यूट होता है, एक होता है कॉम्प्लीमेंट। अब सब्स्टिट्यूट क्या होता है, अब रिलेटेड गुड का भी प्राइस हमें इफेक्ट करता है, तो हम डिटेल में पढ़ते चलो। डिमांड हमारी, मेरी डिजायर है ये चीज खरीदने की या नहीं, तो दूसरा क्या आता है, प्राइस ऑफ कमोडिटी। प्राइस ऑफ कमोडिटी क्या, मेरे गुड्स का ऑन प्राइस, क्या मैं अगर किटकैट 30 रुपीज की आती है, क्या मैं 30 रुपीज को सेटिस्फाई हूँ, क्या मुझे लग रहा है कि ये चॉकलेट वर्थ करके 30 रुपीज की। फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं, रिलेटेड गुड्स में से दो टाइप होते हैं, एक होते हैं सब्स्टिट्यूट, एक होता है कॉम्प्लीमेंट। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट का गुड्स होता है जिसको आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, जैसे जैसे मैं कहूँ कि अब ये फैक्टर्स, ओके, तो जैसे मैं कहूँ सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या हो गए,
अगर मेरे को ये चीज सेटिस्फाई नहीं कर रही तो मैं इससे मूव ऑन होकर दूसरी चीज को परचेज कर लूंगी। ये क्या हो गया, सब्सिडी। जैसे जैसे अभी मैंने चॉकलेट का ही एग्जांपल, वो चॉकलेट का ही एग्जांपल है। अब अगर मैं किटकैट मुझे ज्यादा महंगी लग रही है, किटकैट अगर मान लो 30 रुपीज की अभी है, और ये बाई चांस ये किटकैट वाले इस 30 को ₹50 कर देते हैं, तो मे भी मेरे लिए 50 रुपीज बहुत ज्यादा हो जाए, तो मैं इस 50 रुपीज पे ये चॉकलेट ना खरीद पाऊँ, तो मैं इस किटकैट की चॉकलेट के बजाय मूव ऑन कर जाऊंगी 5 स्टार पे, या फिर डेयरी मिल्क, या जो भी अलग अलग टाइप के ब्रांड आते हैं, तो मैं इनसे इस किटकैट को इनसे सब्स्टिट्यूट कर दूं। तो ये क्या हो गए, ये इसके सब्स्टिट्यूट हो गए जो मैं किटकैट की जगह पे खा सकती हूँ। तो ये क्या हो गए, सब्स्टिट्यूट। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो आपका गुड जो है उसको आप यूज ही नहीं कर सकते उसके बिना। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल वही जो हम हमेशा पढ़ते हैं, पेट्रोल एंड कार। तो पेट्रोल एंड कार क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड। अगर पेट्रोल का प्राइस ऊपर नीचे होते हैं तो कार में इफेक्ट पड़ेगा, कार की सेल्स में इफेक्ट पड़ेगा। अभी जैसे वोट के टाइम चला हुआ है, तो वो से जो पेट्रोल के प्राइसेस है वो इंक्रीज होते जाए, तो एज पेट्रोल के प्राइसेस इंक्रीज हुए तो कार की जो सेल्स है वो डिक्रीज हो। क्यों, क्योंकि अब पहले पेट्रोल मान लो 80 रुपीज पर लीटर मिलता था, बट अभी ₹100 पर लीटर मिल रहा। तो वो कार चलाने के लिए तो हमें पेट्रोल की नीड है ना, बिना पेट्रोल के तो कार चलेगी नहीं। तो ये जो 20 रुपीज है ये बहुत सारे लोगों के लिए एक्सपेंसिव हो सकता है, इसलिए कार की जो सेल्स है वो डिक्रीज हो। तो कार और पेट्रोल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। ऐसे सॉक्स एंड शूज भी एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। वैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कैसे भी होता है, जो चीज आप साथ साथ में यूज करते हो। ओके, जैसे टी एंड शुगर। अब हम कॉमन एग्जांपल लेते हैं दोनों गुड्स का। ओके, आप बताना कि क्या है। अब देखो, मैं कहूँ टी है, चाय। अब एक गुड तो हो गया शुगर, शुगर से मैंने टी को रिलेट कर दिया। एक हो गया कॉफी। तो अब बताओ, शुगर जो है वो टी के लिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड है या सब्स्टिट्यूट गुड है, समझ में आ गया तो बताओ। तो देखो, टी आप शुगर के बिना बना सकते हो, नहीं बना सकते। तो अगर आपको चाय बनानी है तो आपको शुगर की नीड है, राइट। तो शुगर टी के लिए क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड होगा, राइट। वैसे ही टी है, उसको अगर मैं कॉफी से रिलेट करूं तो कॉफी क्या है, क्या टी और कॉफी अलग अलग है? हाँ, अगर आपके पास टी नहीं है और आप कॉफी पीना चाहो तो पी सकते हो ऑब्वियसली। अगर आप टी को छोड़ के कॉफी पे जाना चाहो तो ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। बट अगर मैं टी को छोड़ के शुगर पे जाना तो चाहूँ तो नहीं होगा ना। अगर चाय बनानी है तो शुगर की जरूरत है, अगर चाय बना रही है और कॉफी आपके पास नहीं है तो इट्स नो प्रॉब्लम, राइट। तो अगर टी के प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, तो कॉफी के प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होंगे, या कॉफी के प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने से टी के प्राइस पे भी इफेक्ट पड़ेगा शुगर पे। ओके, तो जो कॉफी है वो टी के लिए क्या हो गई, सब्स्टिट्यूट गुड हो गई। कि वो अगर मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे लिए अब कॉफी ज्यादा, सॉरी टी अच्छी नहीं है, तो मैं कॉफी पे जा सकती हूँ, मैं कॉफी पे चेंज कर सकती हूँ अपने ऊपर, राइट। तो कॉफी टी के लिए क्या है, सब्स्टिट्यूट। लेकिन शुगर टी के लिए क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। गेट इट। अब आते हैं नेक्स्ट वाले। ये तो हो गया डिमांड है, डिमांड क्वांटिटी डिमांड के फैक्टर। फर्स्ट है प्राइस ऑफ कमोडिटी, सेकंड है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, थर्ड क्या है, इनकम ऑफ कंज्यूमर। अब हमने तो पढ़ लिए इतने सारे गुड्स, लेकिन उन गुड्स का फायदा क्या, हाँ वो गुड्स तो पढ़ लिए लेकिन उनका फायदा क्या, जब तक कंज्यूमर की इतनी इनकम नहीं होगी कि वो उन गुड्स को परचेज कर पाए। अगर हमने गुड्स खरीदना है तो हम तभी तो खरीद पाएंगे जब हमारे कंज्यूमर की इतनी इनकम, हमारे पास इतने पैसे होंगे कि हम उन चीज को खरीद सके, तभी तो हम चीजों को खरीद पाएंगे। तो वो क्या होगा, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, राइट। तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर भी एक फैक्टर है जो मेरी क्वांटिटी को इफेक्ट करेगा।
अगर मेरी इनकम ज्यादा होगी तो मैं मे बी पर वीक 2 चॉकलेट्स खा सकती हूँ, लेकिन अगर बाई चांस मेरी इनकम कम हो जाती तो मेरे को 2 से 1 पे आना पड़ेगा और मे बी 0 पे भी आना पड़ेगा, राइट। और ऐसे अगर इनकम जो मेरी इनकम है वो इंक्रीज हो जाती है तो मैं जो 2 चॉकलेट पहले खाती थी अब 3 भी खा सकती हूँ, राइट। राइट पर तो ये क्या है, आपकी इनकम भी डिटरमाइन करती है, आपके फैक्टर को इन्फ्लुएंस करती है कि आपकी इनकम आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी होगी, आप 1 खरीदोगे, 2 खरीदोगे, 3 खरीदोगे। नेक्स्ट है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अब ये तो है कैसे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कैसे इफेक्ट करती है हमारी जो वो है हमारे क्वांटिटी डिमांडेड को कैसे इफेक्ट करती है, तो लिखो। अच्छा, मेरा टेस्ट है, अभी मैंने किटकैट बोल दिया कि मेरी किटकैट चॉकलेट अच्छी लगती है मुझे, तो अब वो मेरे अब अगर उसके 2-3 रुपए से प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज भी हो जाएंगे ना तो मुझे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे वो चॉकलेट पसंद है, तो मुझे अगर वो खानी है तो इट्स ओके, मैं खा लूंगी ना। तो मेरा टेस्ट है, मेरा प्रेफरेंस क्या है, मैं किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही हूँ, किसको कम। अगर किसी लोग बहुत सारे लोग होते हैं जो टी एंड कॉफी, वैसे तो ये सब्स्टिट्यूट फूड है, हम ये पढ़ते हैं अगर टी का प्राइस इंक्रीज हो गया तो लोग इकोनॉमिक्स में हम यही पढ़ते हैं वो कॉफी पे शिफ्ट हो जाते हैं, राइट। बट अगर किसी का प्रेफरेंस ही टी है, उनको पसंद ही चाय पीना तो वो कॉफी पे क्यों जाए। तो अगर टी का प्राइस थोड़ा इंक्रीज डिक्रीज होता है तब भी चाय के कभी कभी टी की जो सेल्स उस पर इतना इफेक्ट नहीं आता। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर के जो टेस्ट प्रेफरेंसेस है वो अलग अलग है, वो चाहते ही नहीं है उस चीज को परचेज करना, तो वो क्यों करेंगे, उनका जो प्रेफरेंस है उस चीज पे है तो वो उसी चीज पे जाएंगे ना, राइट। फिर आता है हमारी फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। फिफ्थ है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, हमारे फ्यूचर की क्या एक्सपेक्टेशंस है। अच्छा, जैसे मैं कहूँ कि मान लो जैसे ये पेन टैब है जिसपे मैं लिख रही हूँ, तो ये पेन टैब है और मेरे को मैं इसका बिजनेस करती हूँ या सॉरी मुझे ये पेन टैब चाहिए, मैं कंज्यूमर हूँ इस पेन टैब की, ओके। तो अब अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में अभी जो ये पेन टैब अगर 5,000 रुपीज का आ रहा है तो फ्यूचर में इसकी प्राइस इंक्रीज होकर 7,000 रुपीज हो, तो मेरी सेल्स इफेक्ट करेगी। तो मैं मे भी अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज कर दूंगी कि ओ फ्यूचर में इसका प्राइस इंक्रीज होने वाला, तो मैं अभी खरीद लेती हूँ पेन टैब ताकि मुझे फ्यूचर में ज्यादा लो सफर ना करना पड़े, ज्यादा पैसे पे ना करने पड़े। तो जो फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन है जो आप फ्यूचर में एज्यूम करते हो, जैसे जो सबसे अच्छा एग्जांपल अभी है जैसे एलपीजी हुआ था, तो एलपीजी के केस में अभी वॉर हुई थी तब ईरान और अमेरिका सॉरी इसराइल में, तो उन्होंने क्या किया था, तो एलपीजी के सिचुएशन में क्या हो रहा था, लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फ्यूचर में वो एलपीजी मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो सबको क्या लग रहा था कि मे बी फ्यूचर में जो एलपीजी की ना वो शॉर्टेज हो जाएगी, लोगों को खाना मिला बनाने के लिए गैस भी नहीं मिलेगी, इसलिए लोग ब्लैक में भी एलपीजी को खरीदे थे, वो ज्यादा से ज्यादा पैसे देके खरीद रहे थे एलपीजी को, गैस सिलेंडर को। तो क्या है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन से भी हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इफेक्ट करती है कि फ्यूचर में हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो उससे भी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इफेक्ट करती है, ओके। तो जैसे एलपीजी के केस में अभी करेंटली हुआ है कि वो लोगों ने उसको एक्सेस में परचेज करना स्टार्ट किया, जिनके पास ऑलरेडी एलपीजी सिलेंडर उनके घर में थे, लेकिन उन्होंने दोबारा और खरीद लिए, ज्यादा खरीद लिए, क्वांटिटी डिमांडेड को इंक्रीज कर दिया ताकि फ्यूचर में उनको कोई परेशानी ना आए। तो ये फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन थी, इसलिए उनको ऐसा लगा, फ्यूचर को एनालाइज करके उन्होंने ऐसा किया, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट। अब ये सारे तो मेन 5 वो हैं फैक्टर्स जो आपको पढ़, उसके बाद कुछ ऐसा ऐसा रह जाता है जिससे आपकी क्वांटिटी डिमांडेड इफेक्ट हो सके, तो वो किस में आ जाता है, अदर फैक्टर्स, ओके। तो ये हैं फैक्टर्स ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, और ये इसको आप इंडिविजुअल फैक्टर्स ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड भी कह सकते हो। तो अभी हमने जो ये 5 चीजें 6 चीजें पढ़ी, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन एंड अदर फैक्टर्स, ये सब क्या फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमें कितनी
चीजें खरीदनी है, कितनी नहीं खरीदनी, लेकिन ये किसकी चीज की चीज है? तो ये क्या है? ये फंक्शन है। ओके, अब हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। तो जब इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें वही 5 चीजें जो हम पढ़ते हैं जो ऊपर पढ़े, लेकिन इसका लिखने का तरीका है, क्योंकि फंक्शन का नाम दे दिया तो हमें इक्वेशन में लिखना पड़े। तो इसकी इक्वेशन है, क्या है? dx इक्वल टू f px pt y t e o। अब ये इसका मतलब क्या है? देखो, dx क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड dx क्या है? x मतलब कोई भी एक कमोडिटी है, d मतलब डिमांड। तो डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी, उसका नेम हमने क्या लिख दिया? x। f क्या है? f इज फंक्शन। अच्छा, p क्या है? प्राइस। p x क्या है? देखो x ही यहाँ पे लिखा और x ही हमने यहाँ पे लिखा, तो ये x क्या है? p मतलब प्राइस, तो प्राइस ऑफ आवर ओन कमोडिटी, प्राइस ऑफ आवर ओन कमोडिटी, या प्राइस ऑफ गुड एक्स जो हमारा है। फिर है प्राइस ऑफ टी, प्राइस है जो गुड हमने एज अ बेस लिया, उससे रिलेटेड गुड क्या है? तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वो क्या है? पीटी। ये पीछे पढ़ के आए अभी हम। वाई क्या है? इनकम ऑफ कंज्यूमर। टी क्या है? टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अच्छा, ई क्या है? फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। और ओ क्या? अगर इनके बाद भी कोई ऐसा फैक्टर रह जाता है जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड को इफेक्ट करेगा, तो वो किस में आएगा? अदर फैक्टर्स में, राइट। ये है हमारा फंक्शन, डिमांड फंक्शन। ओके, अब आता है, अब हम नेक्स्ट आते हैं, ये तो हो गया हमारा इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल मतलब एक इंसान का डिमांड फंक्शन, राइट। जैसे मैं कहूँ कि एग्जाम्पल भी लिख देते हैं, ये कोई भी मिस्टर एक्स है, नहीं मिस्टर एक्स तो यहाँ पर बचे, ये कोई भी है इंसान, कोई भी नाम ले लो इसका। तो ये है एक पर्सन और इसने डिमांड करी है कुछ भी, मान लो लेट 5 किटकैट चॉकलेट। तो अब इसकी जो डिमांड है, तो ये है 5 किटकैट चॉकलेट, तो इसकी डिमांड हो गई, राइट। लेकिन ये 5 क्या है? ये इसकी क्वांटिटी डिमांडेड है। ये किटकैट की चॉकलेट तो इसकी डिमांड होगी, और इसका ये जो 5 जो इसने स्पेसिफिक वो बता दिया, एक नंबर बता दिया जिस अमाउंट की इसको चॉकलेट चाहिए, तो वो क्या होगी? इसकी क्वांटिटी डिमांड। ओके, अब बट मार्केट में एक कंज्यूमर तो नहीं होता ना। अब आप सबको पता है कि हमारी जो मार्केट है उसमें एक कंज्यूमर तो नहीं है, वहां पे तो एन नंबर्स ऑफ कंज्यूमर है। अगर मुझे कोई चॉकलेट पसंद है तो जरूरी थोड़ी है तुम्हें पसंद, तो या तुम्हें भी पसंद हो सकती है वो चॉकलेट, लाइक, राइट। देखो अब जैसे अब देखो मार्केट में एक कंज्यूमर तो है, एन नंबर्स ऑफ कंज्यूमर्स है। तो अब इन एन नंबर्स ऑफ कंज्यूमर को अगर हम स्टडी करें, अगर हम सिर्फ एक कंज्यूमर को स्टडी करते हैं तो वो तो इंडिविजुअल मार्केट डिमांड फंक्शन। लेकिन अगर हम सारे कंज्यूमर को इन्वॉल्व कर देते हैं तो वो किस में आ जाता है? मार्केट डिमांड फंक्शन। ओके, आई बात समझ? अब आता है नेक्स्ट, मार्केट डिमांड फंक्शन। अब मार्केट डिमांड फंक्शन में क्या है? देखो, अब मार्केट डिमांड फंक्शन, इसको भी पहले इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं, dx f। तो ये चीजें तो सेम है, px प्राइस ऑफ गुड, pt प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, देन y
is income of consumer. T is taste and preferences. Then E, future expectation. And O, अदर फैक्टर्स। तो ये चीजें तो सेम है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ एक कंज्यूमर की बात नहीं कर रहे, मार्केट में जितने भी कंज्यूमर है उन सबकी बात कर रहे। तो ये तो सेम है, लेकिन इसमें तीन चीज और एड ऑन हो जाती है, विच इज टीसी, एस एंड डी। अब ये क्या है? टीसी, एस एंड डी। अब है टीसी, विच इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अब हम मार्केट के बारे में पढ़े, तो हम हर एक इंसान के बारे में पढ़े। अब मार्केट में तो ऐसे लोग भी होंगे जो बहुत ज्यादा रिच होंगे, और ऐसे भी होंगे जो थोड़े इतने वेल्थी नहीं होंगे, या फिर मिडिल क्लास से बिलोंग करते होंगे, या लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते होंगे, राइट? तो मार्केट में तो हर टाइप के लोग हैं। तो हमारी वेल्थ, हमारी इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा वेल्थ का, तो वो हमारे मार्केट डिमांड को इफेक्ट करेगा। जितना ज्यादा इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा मार्केट में वेल्थ, उतना ज्यादा उतना ज्यादा क्या होगा, उतनी ज्यादा डिमांड होगी, सब डिमांड करेंगे। और जितना कम होगा तो उसके अकॉर्डिंग कम डिमांड होगी, राइट? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कैसी है, ये एक वैसे थ्योरेटिकल पार्ट है। ओके, फिर आता है ये एस एस एस, पॉपुलेशन साइज। हमारी पॉपुलेशन का साइज, जैसे हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया की पॉपुलेशन अराउंड 150 करोड़ भी क्रॉस कर चुकी है। तो अब हर एक जो आउटर वर्ल्ड है, या हर एक बाहर की कंपनीज इंडिया में आती है, मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में आकर आपने सेटअप कर, क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन साइज बहुत ज्यादा है। पॉपुलेशन साइज ज्यादा है तो डिमांड भी ही ज्यादा होंगी। लोग गुड एंड सर्विसेज को ज्यादा प्रोड्यूस, वो ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, जिससे डिमांड ज्यादा हो रही है। जो कंज्यूमर्स है वो ज्यादा डिमांड करे, वो चीजों को ज्यादा खरीदेंगे। तो इसलिए पॉपुलेशन साइज भी डिटरमाइन करता है, जो एक मार्केट का फंक्शन, ओके, इंडिविजुअल का फंक्शन। फिर है डी से क्या है? ये फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे क्लाइमेट फैक्टर, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन, वेदर चैलेंजेस। तो ये इसमें आप सारी चीजें यूज कर सकते हो। गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग, जैसे लाइक इलीगल गुड्स की डिमांड नहीं होनी चाहिए, लीगल गुड्स, उसके अकॉर्डिंग। ओके, देन वेदर का जो चेंजमेंट है, वेदर के अकॉर्डिंग, जैसे समर्स में आइसक्रीम की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, विंटर्स में हीटर्स की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, गर्म चीजों की। तो वेदर के अकॉर्डिंग कोई चेंजमेंट आ रहा है, तो ऐसी सारी चीजों को हम किस में क्लासिफाई करेंगे? डी। ओके, तो ये हो गया हमारा मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड में हम एक चीज का, एक इंसान का पढ़ेंगे। मार्केट डिमांड में एक से ज्यादा चीज, तो वो क्या हो जाएगी? मार्केट। ओके, नाउ लेट्स, अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड, हमारे डिमांड का लॉ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तुम्हारे आईएएस होंगे उसमें भी पूछा जा सकता है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ो चलो। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? लॉ ऑफ डिमांड क्या कहते हैं? तो लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि जब भी कोई भी इंसान जब गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, या और फिर मार्केट को एनालाइज करता है, तो वो ये पाता है कि अगर अगर मान लो प्राइस, एक एग्जांपल से समझते हैं, तो चलो लॉ ऑफ डिमांड को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। पहला एग्जांपल देते हैं, फिर समझते हैं। मान लो कोई भी एक गुड है, जैसे कॉफी है। ओके, तो ये जो कॉफी है ना, तो अभी कॉफी मान लो पहले ₹100 की पर कप था। ओके, एक्सपेंसिव कॉफी, और तो ₹100 पर कप था ये कॉफी का। तो अब मान लो बाय चांस कुछ ऐसा हुआ जिससे इसका प्राइस इंक्रीज हो गया ₹150 पर। तो अब क्या होगा? क्यों ऐसा हुआ? तो जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड इसी दोनों की रिलेशनशिप को बताता है कि प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने से हमारे डिमांड में क्या इफेक्ट
पड़ रहा है, तो वो कौन बताएगा? लो ऑफ डिमांड। तो लो ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अगर बाई चांस प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो जो हमारी डिमांड है वो कम हो जाएगी। ओके, जैसे ये एग्जांपल दिया, अभी अगर मैं कहूँ कि पहले जब 100 रुपीज था पर कप प्राइस, तब 5 लोग इसे खरीद रहे थे, 5% इसे प्रोड्यूस वो कर रहे थे, क्या कर रहे थे, कॉफी को पी रहे थे। लेकिन जैसे ही 150 पर कप प्राइस हुआ तो सिर्फ 2% इस कॉफी को खरीद रहे हैं, बाकी के 3 लोगों ने छोड़ दिया। तो वो क्यों छोड़ दिया? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड हमें यही बताता है कि जो कंज्यूमर्स है और उनके प्राइस में रिलेशन कैसे, कि डिमांड हमारी पसंद से ही आती है। तो जो हमारी डिमांड और जो प्राइस है इनके बीच का रिलेशन कैसे, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहते हैं, इन दोनों के बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप मतलब अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, और अगर प्राइस डिक्रीज हुआ तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो यही हमारा लॉ ऑफ डिमांड कहता है। अभी आगे चलते हैं, लॉ ऑफ डिमांड लिखते हैं। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? being other things constant, there is an inverse relationship between quantity of goods and price of goods। अच्छा, क्या कह रहा है अभी? being other thing constant। अब other thing constant की जैसे अभी हमने एग्जांपल में पढ़ा, तो एग्जांपल में हमने बस प्राइस की बात करी और डिमांड की बात की, ना तो हमने बाकी जो ऊपर ये पढ़ा था, हाँ पढ़ा था, इसमें पढ़ा था ना, हाँ इसमें ना तो हमने सॉरी इसमें ना तो हमने रिलेटेड गुड की बात की, ना इनकम की बात की, ना टेस्ट एंड प्रेफरेंस की, ना फ्यूचर एक्सपेंस। तो ये जो सारी चीजें इनको इनकी हमें बात नहीं की। तो लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है, अगर हम इन सारी चीजों को कांस्टेंट रख देते हैं, अगर इन सारी चीजों, तो फिर हमारे डिमांड में और हमारे खुद के प्राइस जो कमोडिटी उनमें कैसा रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को कौन बताता है? इस रिलेशनशिप को बताता है इन लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड किसको बताता है कि ये जो प्राइस है, ये जो प्राइस है ये और डिमांड, इनमें कैसा रिलेशनशिप है। ओके, तो प्राइस और डिमांड, तो बीइंग अदर थिंग कांस्टेंट समझ आ गया, जो बाकी के जितने भी फैक्टर्स उनको हम कांस्टेंट रखते हैं। अब उनको कांस्टेंट रखने के बाद हमारे डिमांड और प्राइस में कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स, quantity of quantity demanded of goods and price of goods have inverse relationship between them। फॉर इंस्टेंस अगर हम मैं लिखूं, अगर मेरा प्राइस इंक्रीज होगा तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी, और अगर प्राइस डिक्रीज होगा किसी भी गुड का तो मेरी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज होगी। ये कह रहा है, जैसे हमने एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ा, अगर कोई कॉफी ब्रांड है, अगर उसका प्राइस पहले ₹100 पर कप था तो 5 लोग कंज्यूम करें, अब ₹150 पर कप है तो सिर्फ 3 लोग कंज्यूम करें। तो हमारा क्या हो, प्राइस अगर इंक्रीज हुआ तो डिमांड डिक्रीज होनी चाहिए, सॉरी
तो डिमांड हमारी डिक्रीज हो गई, राइट, 5 से 3। वैसे ही अगर मैं कहूँ कभी ये जो प्राइस है ये 100 से 80 रुपीज पर कप हो जाता है दूसरे केस में, तो अब पहले 5 लोग कंज्यूम कर रहे थे, अब 7 लोग कंज्यूम कर रहे, तो अब ये इंक्रीज हो गया। तो अब ये इस प्रोपोर्शन को देखो, पहले 5 थे, फर्स्ट वाले केस में जब प्राइस इंक्रीज हुआ तो 3 हो गए, तो जब प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो रही, लेकिन पहले 5 ही थे, अब 7 हो गए बिकॉज प्राइस जो है डिक्रीज हो गया। तो जब प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो हमारी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो रही, तो प्राइस डिक्रीज क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज, यही हमारा लो ऑफ डिमांड कहता है बस। लेकिन अब हम लो डिमांड तो पढ़ लिया, बट इतना इजी तो है नहीं, अब हमें और पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अब हम पढ़ेंगे कि जो लो ऑफ डिमांड है इसको पढ़ते हुए कुछ एजम्पशंस ली, तो जिन्होंने ये लो ऑफ डिमांड बनाया तो उन्होंने कुछ एजम्पशंस ली, तो वो एजम्पशंस क्या है? तो उन्होंने क्या एज्यूम किया था कि एक तो वही जो सारी चीजें कांस्टेंट है उन सबको तुम कांस्टेंट अलग अलग लिख दो, कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स आर कांस्टेंट, और कांस्टेंट यही एजम्पशन है, ओके। फिर प्राइस ऑफ, सॉरी, नेक्स्ट है जो इनकम है कंज्यूमर की, इनकम ऑफ कंज्यूमर आर कांस्टेंट। फिर क्या है? कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आर कांस्टेंट, मतलब वो जितने भी अदर अदर फैक्टर्स उनको कांस्टेंट लिखते हो, ओके। और एक फैक्टर है जो एक्स्ट्रा है, ऑल यूनिट्स ऑफ द गुड आर आइडेंटिकल। क्या कह रहा है? मान लो जैसे, और क्या, द गुड्स आर कंसिडर्ड नॉर्मल गुड। अब ये दो क्या चीज है, ये दो एग्जम्पशन पढ़नी पड़ेगी। बाकी तो पढ़ लिया कि सारी चीजों को कांस्टेंट रख दिया, बाकियों को हम नोट नहीं करें, बट इनमें क्या है कि सारी जो यूनिट्स है वो कांस्टेंट है, और जो नॉर्मल गुड्स है, देखो, तो अभी हमें एक एक कॉन्सेप्ट होता है यूटिलिटी, वो आपने पढ़ा होगा, उसको एक बार रिकॉल करो। तो यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी ये होता है कि जैसे जैसे हम किसी चीज को खाते जाते हैं ना, तो जो हमारी यूटिलिटी ऑफ कंज्यूम है ना वो डिक्रीज होती जाती है। अगर मैं एक चॉकलेट खाई मैंने, तो जितने, तो मेरी जो सेटिस्फेक्शन मुझे फर्स्ट चॉकलेट से मिली ना, वो सेटिस्फेक्शन मुझे सेकंड चॉकलेट से नहीं मिलेगी, मेरी यूटिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। जो सेटिस्फेक्शन मुझे फर्स्ट चॉकलेट खा के मिली, उतनी सेटिस्फेक्शन दूसरी चॉकलेट खा के नहीं मिली, तो ये यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट। लेकिन अब ये तो हो गया यूटिलिटी की, मेरे को सेकंड अब, लेकिन मैं कहूँ कि मैंने जो फर्स्ट चॉकलेट खाई, वो तो बस उस चॉकलेट का, ये जैसे डेयरी मिल्क की चॉकलेट होती है उसका बस एक ये वाला पोर्शन खाया, राइट। अब सेकंड चॉकलेट में मैं खा रही हूँ पूरी पूरी की पूरी, और अब मैं कह रही हूँ कि मेरे को तो सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिली। तो यही पॉइंट है, यही एजम्पशन है कि जो आपकी जो यूनिट्स है ना वो आइडेंटिकल होनी चाहिए, एक स्पेसिफिक अमाउंट में होती चाहिए, एक सर्टेन अमाउंट में वो चीज होनी चाहिए जब वो खाओ। एक चॉकलेट तो मतलब पूरी एक चॉकलेट, राइट। ऐसे ही द गुड्स आर कंसिडर नॉर्मल गुड्स, जैसे बहुत तरह के गुड्स होते हैं जो हम आगे सिलेबस में पढ़ेंगे, गिवन गुड, नॉर्मल गुड, और रिलेटेड गुड तो आपने पढ़ ही लिया, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट। तो ये सारे गुड्स जब हम पढ़ेंगे तो इन्हीं को कहा गया कि हम सारे गुड्स को कंसिडर नहीं कर रहे, हम सिर्फ नॉर्मल गुड्स को कंसिडर कर रहे हैं, ओके। तो अब देखो, अब जो ये पॉइंट है कि रेस्ट ऑल थिंग्स आर कांस्टेंट, तो इसका रीजन क्या है? क्यों है सारी चीजें कांस्टेंट? तो देखो इसका बड़ा सिंपल सा रीजन है। हम अभी जो चेक कर रहे हैं, जैसे इसमें मार्केट में, जैसे हमने क्या करा है, हमने सिर्फ प्राइस का इफेक्ट देखा है कि हमारे जो प्राइस, हमारे प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसका इफेक्ट डिमांड पे क्या पड़ रहा है।
ओके, तो अगर मुझे सिर्फ प्राइस का इफेक्ट देखना है तो वो तो ऑब्वियस है, अगर रियलिटी में हम देखेंगे तो हर एक चीज इफेक्ट करती है, और ये हर एक चीज इफेक्ट करेगी, तो सिर्फ प्राइस का इफेक्ट देखना कि हमारी डिमांड पे हमारे प्राइस का इफेक्ट क्या आएगा, तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इतनी इजीली हम हर एक चीज को स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो इजी बनाने के लिए चीजों को हमने इन सारी चीजों को कांस्टेंट रखा है, ताकि सिर्फ हम प्राइस का देख सके कि प्राइस का अगर प्राइस में इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो प्राइस की वजह से डिमांड में क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके, चलो अब आते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, कर्व्स। कर्व्स क्या, तो लेट्स गो। तो अब आते हैं हम कर्व्स में। तो ये तो हो गया डिमांड का। अब देखो डिमांड का कर्व कैसा होता है। तो देखो डिमांड का कर्व होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, जैसे मैंने अभी बताया ना कि डिमांड और प्राइस में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। तो इनवर्स रिलेशन होगा तो इसका मतलब क्या है, अगर एक चीज इंक्रीज होगी तो एक चीज डिक्रीज होगी, राइट। इनवर्स रिलेशन का मतलब यही होता है, अगर एक चीज एक वेरिएबल आपका इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल आपका डिक्रीज हो रहा है, यही यही इनवर्स रिलेशन का मतलब है। और डिमांड में यही है कि अगर मेरा प्राइस, क्योंकि हम प्राइस का इफेक्ट देख रहे हैं, प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड डिक्रीज हो रही है, और प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड इंक्रीज हो रही है। ओके, तो इसका डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा। क्यों, अभी हम पढ़ेंगे। जैसे कि मैं कहूँ आपको कि मान लो आपको जैसे चॉकलेट ही बेचनी है, हम चॉकलेट ही बेचेंगे आज पूरे, तो चॉकलेट ही बेचनी, तो मान लो जब इस चॉकलेट का प्राइस 30 रुपीज था, तब प्राइस, ये है प्राइस और ये है क्वांटिटी डिमांड। अब देखो जब रुपीज 30 था, जनरली सोचो जब आप एक चॉकलेट का प्राइस 30 था, और तो इसको कितने लोग कंज्यूम कर रहे थे, मान लो कि 5% है जो इसको कंज्यूम कर रहे थे एट द प्राइस ऑफ 30, राइट। राइट, अब उन्होंने चॉकलेट वालों ने क्या किया, इसका प्राइस 30 से रुपीज 20 कर दिया। अब जब 30 से 20 होगा तो लोग डिमांड क्या कहते हैं, अगर आपका प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो सेकंड वेरिएबल इंक्रीज होगा, मतलब अगर प्राइस डिक्रीज हुआ तो जो हमारी चॉकलेट की डिमांड है, क्वांटिटी डिमांड है, वो इंक्रीज होगी। तो अगर प्राइस 30 से 20 हो गया तो हमारी जो क्वांटिटी डिमांड है वो इंक्रीज होगी। तो पहले अगर 5 लोग 30 रुपीज पे कंज्यूम कर रहे थे, तो अब मे बी 7 पर्सन आ जाएंगे जो कंज्यूम कर रहे हैं 20 रुपीज पे। फिर उन चॉकलेट का प्राइस मान लो और डिक्रीज हो गया, 10 पे आ गया। तो अब 10 पे आ गया जब चॉकलेट का प्राइस, तो और डिक्रीज हुआ, तो प्राइस डिक्रीज होगा तो वही लोग डिमांड यही कहता है कि क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी। तो अब मान लो 10 लोग कंज्यूम कर रहे थे, राइट। तो अब इसका ग्राफ बनाओ जैसे हम बनाते थे। दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। हम एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे, हमारी क्वांटिटी मांगे, और वाई एक्सिस पे क्या लेंगे, जो इफेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहा है, इस प्राइस। तो देखो प्राइस ये 10 है, ये 20, थोड़ा क्वांटिटी डिमांडेड कितना था, 5, 7 एंड 10। ओके, तो अब हम देखते हैं कि हमारा ग्राफ कैसे लुक। ये है ग्राफ आपकी एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम क्या डिनोट करेंगे, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी। ओके, दिस इज ऑल। एंड वाई एक्सिस पे हम क्या डिनोट करेंगे कि जो प्राइस है या फिर ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो इफेक्ट कर रहा है हमारे इस वाले वैल्यू। अब प्राइस है, प्राइस कितना है, 10, 20 and then 30, and again 5, 10, 15 and 20, more than 1। ओके, अब देखो जब आपका प्राइस 30 था तो प्राइस कहाँ है, ये रहा 30, क्वांटिटी डिमांडेड कहाँ है 5, ये है प्राइस,
राइट। 30 क्वांटिटी डिमांडेड 5, ये यहाँ पे आके मैच करेगा, तो हम यहाँ पे आके अपनी एक पॉइंट लगा देंगे, राइट। फिर क्या हुआ, फिर दोबारा अब हमारी प्राइस कितना हो गया 20, ये वाला, ये, और हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है 7, तो ये इससे और इसके बीच में आएगी कहीं पे यहाँ पे, तो अब ये 7 होगा, राइट। तो इसको हम जब मैच करेंगे तो इट्स कम देयर, राइट। फिर अब देखो, अब अगेन, अब हमारे क्वांटिटी प्राइस कितना हो गया 10, यहाँ पे ये रहा 10, और हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी होगी 10, तो ये यहाँ पे मिट करेगा कहीं यहीं पे, तो लेट्स से यहाँ पे, यहाँ पे आए। अब हम जब इन सब पॉइंट को मैच करेंगे, आप अच्छी तरह से बनाना, तो आप देखोगे कि ये जो है ये ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन बनेगी, ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग, और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन का रीजन क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, ओके। तो अब देखो, यहाँ पे मैंने एक पर्टिकुलर मार्केट के बारे में पढ़ा, या मैं एक कहूँ कि मैंने एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में पढ़ा। तो देखो, अभी जो मैंने ये आपको बताया है कि जो ये क्वांटिटी डिमांड, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी डिमांड, इसको देख के आपको क्या लगता है, ये एक पर्सन की बात हो रही है, या फिर मैं कहूँ अगर इकोनॉमिक्स के टर्म्स में कहूँ तो एक कंज्यूमर की बात हो रही है कि एक कंज्यूमर कितना कंज्यूम कर रहा है, एक पर्टिकुलर प्राइस पे वो कितनी डिमांडेड कर रहा है चॉकलेट की, ओके। 30 पे 5, 20 पे 7, 10 पे 10, तो ये क्या है चॉकलेट की क्वांटिटी, और एक कंज्यूमर क्या कर रहा है। बट अगर मैं वहीं पे मार्केट की बात करूं, कि अगर मैं कहूँ आपको कि मुझे मार्केट का बताओ कि मार्केट में कितनी डिमांडेड है, तो मार्केट में डिमांड कितनी, तो इसका आपको क्या क्या लगेगा, कैसे होगा। तो अब देखो, मार्केट में कोई एक कंज्यूमर तो होता नहीं है, बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं, ओके, लाइक एन नंबर्स ऑफ कंज्यूमर्स होते हैं, राइट। तो उन सब कंज्यूमर्स की डिमांड निकालना इस मार्केट डिमांड, ओके। और अगर आप सिर्फ एक कंज्यूमर की डिमांड के बारे में बात करें तो इट्स इंडिविजुअल डिमांड, गेट इट, राइट। अब देखो, अब हम कैसे निकालते, चलो 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 सोचो ना, अब मार्केट डिमांड को कैसे देखते हैं। देखो, मान लो कि कोई भी गुड है, लाइक प्राइस लेते हैं यहाँ पे, अब कंज्यूमर लेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड लेंगे चॉकलेट की, बट फॉर कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी एंड कंज्यूमर सी। अब देखो, कंज्यूमर ए कितना वोट करे, कंज्यूमर बी कितना करे, और कंज्यूमर सी कितना करे। तो मान लो उसी चॉकलेट की प्राइस जब 30 रुपीज था, तब कंज्यूमर ए कितना कर रहा था, कितनी चीजों को लेना चाहता था, लेट्स से कि 5, ओके अगेन। पर कंज्यूमर बी कितनी वोट कर रहा था 4, कंज्यूमर सी कितनी कर रहा था, लेट्स से 6, ओके। देन जब प्राइस डिक्रीज हुआ, अब देखो, लॉ ऑफ डिमांड को हम नहीं बोल सकते। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, कि लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है अगर एक चीज का प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो, इसको आप फॉरगेट नहीं कर सकते। तो अब देखो, अगर 30 से 20 रुपए हुआ है तो एक वेरिएबल डिक्रीज हो गया तो इंक्रीज होगा, तो अब एक ही क्वांटिटी डिमांडेड फॉर चॉकलेट क्या होगी, 5 से 7 हो जाएगी, 4 से इंक्रीज होगी, वो अलग बात है, इसके प्रोपोर्शन में नहीं हुई, जितना इसने इंक्रीज किया उतना, वो सबकी कंज्यूमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस अलग अलग है, तो उसको हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इंक्रीज तो होगी। तो 4 से मान लो कि इसकी हो गई 6,
अब 6 से इसकी हो गई 8, और जब चॉकलेट का प्राइस 20 से 10 हो गया, तो अब 7 से कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। 6 से कितनी हो जाएगी, 7, 7 या 8, कुछ भी 7 लगा लो। 8 से कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, राइट। अब हम इसका क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले, चलो बनाओ। तो पहले हम ग्राफ बनाते हैं कंज्यूमर ए का। तो बनाओ कंज्यूमर ए का ग्राफ, जैसे आप हमेशा बनाते हो। अब कंज्यूमर ए का ग्राफ बनाओगे तो कैसे बनेगा, यहाँ पे क्या आएगा, प्राइस, यहाँ पे क्या आएगी, क्वांटिटी डिमांडेड। अब प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड कितना है, यहाँ पे कितनी क्वांटिटी डिमांडेड, 5, 10 एंड 50। जैसे आपने तीनों ग्राफ, अब तीनों कंज्यूमर के अलग अलग ग्राफ बनाओ, जैसे पहले वाला ग्राफ बनाया था, 10, 20, 30, एंड देन 30 पे 5 है, यहाँ पे कहीं, फिर 20 पे 7 है यहाँ पे कहीं, और फिर 10 पे 9 है, या 10 ही लगा लो, 10 के ही आसपास। तो ये एक ग्राफ बनेगा कंज्यूमर ए का। तो ऐसे ही स्पेस कम है तो थोड़ा, ऐसे ही कंज्यूमर बी का बनाओ। कंज्यूमर बी का भी प्राइस तो सेम ही है, क्या है, 10, बिल्कुल सेम लाइन में बनाना है, ओके। 30, देन अगर आप यहाँ पे देख लो, तो 10 से जब 30 प्राइस था, तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड 4 थी। तो यहाँ पे हम कर देते हैं 2, 4, 6, क्वांटिटी डिमांडेड इज 4। जब उसकी 20 प्राइस हो गया, तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो गई, 6। और अगर जब प्राइस 10 हो गया, तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो गई, 7। एंड देन ये भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। एंड देन हम बनाएंगे कंज्यूमर सी का। 10, 20, 30, एंड देन 2, 4, सॉरी, मैं स्पेस कम है इसलिए ऐसा कर दूं, आप आराम से शांति से बना लो। 8, 10, जब 30 प्राइस था, तो उसकी कंज्यूमर कितनी थी, 6। जब प्राइस 8 हो गया, हाँ सॉरी, प्राइस जब 20 होगी, तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी होगी, 8। जब प्राइस 10 हो गया, तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी होगी, 10। तो ये कर, अब मार्केट डिमांड का हम कैसे बनाएंगे, ये तो अभी आपने इंडिविजुअल ए का बनाया है, बी का बनाया है, सी का बनाया है, लेकिन मार्केट डिमांड क्या होगी, मान लो आप ही वो चॉकलेट बेच रहे हो, तो आपके लिए ये थोड़ी मैटर करता है कि ए ने कितने खरीदे, बी ने कितने खरीदे, सी ने। आपके लिए तो पूरी मार्केट का मैटर करता है। तो मार्केट का निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप कैसे निकालोगे सेल्स, आप ए को प्लस करोगे, बी को प्लस करोगे, और सी को। इन तीनों ने जितनी चीजें खरीदी, वो आपकी सेल्स होगी। तो वैसे ही मार्केट डिमांड है। तो अब मार्केट डिमांड क्या होगी, इस, अब इनको प्लस करो, 6, 4, 10 and 5, 15, then 8 and 16, 8, 8, 16 minus 1, 15 and 6, 21, and then is 10 and 19 and 26, right? अब ये आपकी मार्केट डिमांड है। अब इसको लोड करो ग्राफ पे, यहाँ पे आओ, अब ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, चलो। अब हमारी मार्केट डिमांड क्या होगी, प्राइस तो वही रहेगा, 10 था, 20 था और 30 था, बट अब क्या हो जाएगा, पहले 5 हो रहा था, इसमें कितना हो रहा था, 4 हो रहा था, और इसमें कितना हो रहा था, 6। तो 6, 4, 10 एंड 5, 15। तो हम यहाँ पे 15, अगर आप इसको गैप भी सेम रखोगे, तो आप देखोगे ये जो है ना, ऐसे थोड़ी आएगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग ही आएगी, जो क्या शो करता है कि आपका जब 10, सॉरी, जब 30 यूनिट्स आपकी थी, तब आप 50 यूनिट सोल्ड पे थे। जब प्राइस 30 यूनिट्स था, तो आप कितनी यूनिट सोल्ड पे थे, 50।
जब प्राइस 20 हो गया तो आप कितने यूनिट सोल्व कर रहे हो? 21। जब आपका प्राइस 10 हो गया तो आप कितने यूनिट सोल्व कर रहे हो? 26। ये ऐसे से रिप्रेजेंट कर, ये हो गई आपकी मार्केट डिमांड का कर्व। ओके, नाउ कम्स टू डिमांड कर्व अगेन। अब हम डिमांड कर्व की बात करते हैं और उसमें सारे फैक्टर्स की बात करते हैं कि हर एक फैक्टर जो इफेक्ट करेगा डिमांड को, तो क्या चेंजमेंट आएगी डिमांड कर्व में, क्या होगा। तो देखो, पहले हम प्राइस की बात करें। जितने भी फैक्टर्स थे उसमें से सबसे पहले क्या था? प्राइस। तो जब प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होगा, इंक्रीज या डिक्रीज होगा, तो इसका डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हम स्टडी करेंगे। तो अभी देखो, तो अब दो तरह की शिफ्ट होती है डिमांड कर्व, है ना, जैसे ये। तो इसमें ना, एक तो हम थोड़ा ये इस पॉइंट पे थे, इसमें थोड़ा सा ऊपर चले जाते, थोड़ा सा नीचे। तो इस वाली शिफ्ट को जो कहते हैं ना, सेम डिमांड पे, डिमांड कर्व पे, सेम डिमांड कर्व पे जो कुछ हो रहा है, तो उसे कहते हैं हम मूवमेंट। ओके, और जब हम डिमांड कर्व ही अगर हमारा शिफ्ट हो जाता है, मान लो ये एक डिमांड कर्व था और इन्हीं जो ये प्राइस था, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स था, और जितने भी वो डिफरेंट डिफरेंट वो जितने भी फैक्टर्स थे, उनमें जब चेंज आता है ना, तो इनमें जो इफेक्ट हो, तो हमारा जो डिमांड कर्व है ना, वो पूरा का पूरा ऊपर या नीचे शिफ्ट होता है। तो इस शिफ्ट को हम कहते हैं शिफ्ट इन डिमांड। और ये जो मूवमेंट हो रही है ऊपर या नीचे, इसे कहते हैं मूवमेंट इन डिमांड कर्व। ओके, तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे मूवमेंट इन डिमांड कर्व। मूवमेंट कैसे होती है डिमांड कर्व में और क्यों होती है। ओके, तो चलो, ये प्राइस किस चीज का है? हम प्राइस ले रहे हैं ऑफ आर ऑन कमोडिटी, या हम लिख सकते हैं कमोडिटी एक्स, जिस जो हमने लिया हुआ। ओके, तो प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी हम स्टडी करने वाले। तो अब वही सेम करते हैं कि मान लो ये प्राइस है, ये क्वांटिटी डिमांडेड है चॉकलेट का। ही प्राइस जब 30 था तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड 5 थी। जब प्राइस 20 हो गया तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड 10 होगी। जब प्राइस 10 हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड 15। तो अब देखो, इसका कर्व बनाओगे आप सब, तो कर्व बनाओ। डिमांड कर्व बनाओ। ये यहाँ पे क्या आता है? प्राइस। यहाँ पे क्या आता है? क्वांटिटी डिमांड। 10, 20, 30, then 5, then 10, then 15, then 20। ओके, जब प्राइस 30 था, ये वाला, तब क्वांटिटी डिमांड कितनी थी? 5। तो यहाँ पे जब प्राइस 20 था तो हमारी क्वांटिटी डिमांड कितनी थी? 10। तो प्राइस 20, क्वांटिटी डिमांड 10। जब प्राइस 10 था, क्वांटिटी डिमांड कितनी थी? 15। तो ये हमारा, नाउ make a graph and this is your curve. And what is this? This is your demand curve. तो अब देखो शिफ्ट कैसे हो रही है, कैसे पता चलेगा? ऐसे आप किसी भी एक चीज को अपना रीजनेबल प्राइस मान लो, जैसे ये है कि ये हमारा बेस है, इससे हम स्टडी करेंगे। तो ये 20 है, तो जब आपका प्राइस 20 था तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी? 10। बट जैसे ही आपका प्राइस 30 हो गया, अभी हमने बेस 20 माना है ना, तो 20 से 30 प्राइस हो गया, तो मतलब प्राइस में इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हो गया प्राइस। और जब प्राइस इंक्रीज होगा तो आपकी क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगी। लो ऑफ डिमांड क्या कहता है? लो ऑफ डिमांड यही कहता है ना, अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगी, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगी। तो वही, जब प्राइस 20 से 30 पे चला गया, जब प्राइस 20 से 30 पे चला, तो आपकी क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई? डिक्रीज। देखो दोस्तों, ये जब प्राइस इंक्रीज हो गया तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई? डिक्रीज। तो ये क्या है? अपवर्ड शिफ्ट। आपका कर्व पहले यहाँ था, यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये कौन सा शिफ्ट है? अपवर्ड शिफ्ट। और क्यों हो रहा है ये शिफ्ट? क्योंकि हमारा एक तो इनवर्स रिलेशन है।
अगर हमारा प्राइस इंक्रीज होगा तो जो लोग हमारे प्रोडक्ट को खरीद रहे थे वो कम होते चले जाएंगे। ओके, प्राइस जब इंक्रीज हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई, डिक्रीज, राइट। वैसे ही अगर मैं आपको नया सुना, अब देखो हमारा 20 पे दोबारा वापस आ जाओ, हमारा प्राइस 20 था, अब हमने सोचा कि हम 20 से 10 कर देते हैं प्राइस। तो जब 20 से 10 आप प्राइस को कर दोगे तो क्या चेंजमेंट आएगा, तो 20 से जब प्राइस 10 कर दोगे तो लोग डिमांड क्या करते हैं, अगर आपने प्राइस डिक्रीज किया है, अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी। वेरी गुड। तो अब ऐसे ही जब आपका प्राइस 20 था, आपने 10 कर दिया, तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में क्या हो गया, इंक्रीज। अब ग्राफ पे देखो, जब आपका प्राइस 20 था तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे थी, राइट। लेकिन जैसे ही आपका प्राइस 20 से 10 पे आया, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड 10 से 15 हो गई, इंक्रीज हो गई। तो इसको यहाँ पे, राइट, 10 से 15 हो गई, कैसे हो गई, क्योंकि हमारा प्राइस डिक्रीज हो गया। तो इस वाले शिफ्ट को क्या कहेंगे, ये डाउनवर्ड हो गया ना, पहले यहाँ पे था आपका पॉइंट, यहाँ से अगर यहाँ पे आ गया तो ये शिफ्ट हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, डाउनवर्ड शिफ्ट। तो अब आपको समझ आया, तो डाउनवर्ड शिफ्ट कब होगा, तो डाउनवर्ड शिफ्ट डाउनवर्ड शिफ्ट कब होगा, तो डाउनवर्ड शिफ्ट तब होगा जब आपकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी और प्राइस डिक्रीज हो जाएगी। ओके, और वैसे ही अपवर्ड शिफ्ट कब होगा, तो अपवर्ड शिफ्ट तब होगा जब आपकी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएगी और प्राइस इंक्रीज हो, या तो प्राइस इंक्रीज हो, प्राइस इंक्रीज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो, और यहाँ पे डाउनवर्ड शिफ्ट में प्राइस डिक्रीज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो। दैट्स इट, यही है आपका अपवर्ड शिफ्ट और डाउनवर्ड शिफ्ट। ओके, अब देखो अपवर्ड शिफ्ट का नाम भी है। अब देखो जो अपवर्ड शिफ्ट है इसको और डाउनवर्ड शिफ्ट, इन दोनों को हम एक अलग अलग नाम से भी जानते हैं, जिसको आप बोलते हो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये आपकी बुक में नाम लिखे होंगे, तो इनका मतलब यही है। तो जब आपका प्राइस इंक्रीज हो रहा है, ये वाला प्राइस इंक्रीज हो रहा है और क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो रही है, तो इस वाले शिफ्ट को हम क्या कहते हैं, एक्सपेंशन। तो अपवर्ड शिफ्ट को आप क्या कहोगे, एक्सपेंशन। तो जब आपका प्राइस जो है, और हम लिखे क्वांटिटी, अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है और क्वांटिटी डिमांड में डिक्रीज हो रही है, इनवर्स रिलेशन। तो ये कौन सा शिफ्ट है, जल्दी बताओ, अपवर्ड शिफ्ट। वेरी गुड। और इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं एक्सपेंशन। एक्सपेंशन क्यों, क्योंकि वो ऊपर जा रहा है ना, वो एक्सपेंड हो रहा है, वो ऊपर जा रहा है। वो कर्व जो ये था, ये कर्व ऊपर जा रहा था, राइट। देखो ये कर्व ऊपर जा रहा था, एक्सपेंड हो रहा था ऊपर की तरफ, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इस वाले सिनेरियो को हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन या फिर अपवर्ड शिफ्ट। ओके, यू गॉट इट। अब आते हैं नेक्स्ट, अगर आपका प्राइस डिक्रीज होगा और प्राइस डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, लो ऑफ डिमांड आएगा। लो ऑफ डिमांड क्या कहेगा कि प्राइस अगर डिक्रीज हुआ है तो आपको अपना जो ये क्वांटिटी डिमांडेड है ये इंक्रीज हो जाएगी। तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी, तो इसको हम कौन सा शिफ्ट बोलते हैं, डाउनवर्ड शिफ्ट बोलते हैं। और डाउनवर्ड शिफ्ट को हम क्या बोलते हैं, दूसरा क्या है, कॉन्ट्रैक्शन। यस, तो ये इसके नेम्स है, एक अलग अलग नेम्स जो आपकी बुक में लिखे। तो प्राइस अगर इंक्रीज होगा, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगी, इसको हम क्या बोलेंगे, अपवर्ड शिफ्ट या फिर एक्सपेंशन। ऐसे ही अगर प्राइस डिक्रीज होगा जिससे क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, डाउनवर्ड शिफ्ट, जिसको हम कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्शन क्यों बोलते हैं, बिकॉज ऑफ दिस, यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ पे चला, इस वाले सिनेरियो को हम कॉन्ट्रैक्शन बोले, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये खींच रहा है, राइट। ये तो हो गया शिफ्ट। मूवमेंट, कि हमारा मूवमेंट क्या होगा,
अच्छा चलो उसमें देखो, आपका जो ये था, इसमें तो स्पेस नहीं है, यहाँ पर ये वाला सिनेरियो था। तो ये वाला सिनेरियो जो है, इसको क्या कहते हैं, कौन सा शिफ्ट होगा, जल्दी सोचो। अगर 20 से आपका प्राइस 30 हो गया है, तो क्या होगा, अपवर्ड शिफ्ट होगी, क्योंकि उससे क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, डिक्रीज, अपवर्ड शिफ्ट होगी। और इसको हम क्या कहेंगे, एक्सपेंशन। गुड। और ये जब आपका प्राइस डिक्रीज हो जाएगा तब कॉन्ट्रैक्शन। ओके। अब देखो, अब जो ये अपवर्ड शिफ्ट और डाउनवर्ड शिफ्ट है ना, इनके एक एक नाम और होते हैं। क्या नेम होते हैं, अभी चलो इसको थोड़ा समराइज करते हैं। मान लो आपका प्राइस, सॉरी, जो, हाँ, अगर आपका प्राइस है, आपके प्रोडक्ट का जो प्राइस है, वो अगर डिक्रीज हो जाता है, तो अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड में क्या इफेक्ट पड़ेगा, लो ऑफ डिमांड क्या कहता है, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी। तो प्राइस डिक्रीज तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज। तो इस वाले इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, देखो ऊपर, जब प्राइस आपका डिक्रीज हुआ, 20 से 10 पे गया, तो 10 से 15 आपकी क्वांटिटी डिमांडेड होगी, तो ये कौन सा शिफ्ट था, डाउनवर्ड शिफ्ट था, राइट, डाउनवर्ड शिफ्ट। तो ये तो इसका उसके अकॉर्डिंग हो गया, ग्राफ के अकॉर्डिंग। अब इसको एक और नाम से, आपकी बुक में इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं हम एक्सपेंशन। क्यों एक्सपेंशन, क्योंकि एक्सपैंड हो रहा है ना। देखो आप ग्राफ में क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। पहले यहाँ था आपका जो ये है, आपकी प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का ये पॉइंट, और यहाँ से यहाँ पे आ गया। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, इस सिनेरियो को हम क्या कहेंगे, इस सिनेरियो को हम कहेंगे एक्सपेंशन, क्योंकि ये एक्सपेंड हो रहा है, उसकी तरफ जा रहा है ना, राइट। अब अगर वैसे ही आपका प्राइस इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, और क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएगी, तो कौन सा शिफ्ट है, अपवर्ड शिफ्ट। और अपवर्ड शिफ्ट है, तो ये कौन सा सिनेरियो है, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन क्यों बोलते हैं, देखो आप एनालाइज करो उस ग्राफ में। जब आपका पॉइंट यहाँ पे था, प्राइस 20 था, क्वांटिटी डिमांडेड 10 थी, तो फिर उसके बाद प्राइस जब 30 हो गया तो यहाँ पे पहुंची। तो जब ये वाला सिनेरियो क्या दिख रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होता जा रहा है, ये और कर्व के पास आता जा रहा है। कोई ऐसा पॉइंट आएगा जब जब आपका प्राइस हो, अगर यहाँ पे ऐसा कुछ प्राइस आप अनरीजनेबल प्राइस रख देते हो, जिस जो क्वांटिटी डिमांडेड खरीद, जिसको लोग खरीदना ही नहीं चाहते, उससे क्या होगा, उससे आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कहीं पे जीरो भी हो जाएगी। वैसे तो ये आइडियल सिचुएशन, ऐसा कभी होता नहीं, बट स्टिल अगर मैं मानूं तो जीरो हो जाएगी। तो ये क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होता हो रहा है, ये पास आता जा रहा है, तो पास आता जा रहा है, तो इसलिए हम इस वाली सिचुएशन को क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। ओके, चलो अब हम आगे चलते हैं, और आगे चल के क्या पढ़ते हैं,
चलो, अब आपको ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन समझ में आ गया ना। अब हम पढ़ेंगे शिफ्ट इन डिमांड। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। चलो, तो आओ, अब हम पढ़ेंगे शिफ्ट इन डिमांड कर्व। शिफ्ट क्यों होती है डिमांड कर्व? अब देखो, फिर से समराइज करते हैं जो पहले बताया था। मूवमेंट क्यों होगी? अब हमारे पास जो फैक्टर्स हैं जिससे हमारे डिमांड इफेक्ट करता है वो कौन से थे? प्राइस ऑफ आर ओन कमोडिटी। हमने ऐसा माना है कि जो हमारा कमोडिटी वो एक्स, हमारा प्रोडक्ट क्या है? एक्स। तो डिमांड हमारी किस किस चीज से इफेक्ट होगी? तो वो फैक्टर्स क्या थे? एक तो है प्राइस ऑफ आर ओन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, और क्या थे? इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एंड अदर अदर फूड। तो अब अदर फैक्टर्स। ओके, तो अब देखो, इसका तो हमने पढ़ लिया कि जब हमारे प्राइस में, हमारे खुद के प्राइस में इफेक्ट होगा तो क्या होगी? मूवमेंट होगी। ओके, लेकिन जब हम मार्केट को स्टडी करते हैं तो जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ प्राइस प्राइस में ही चेंजमेंट आएगा। इन सारे फैक्टरों में हम चेंजमेंट ला, तो इन सब फैक्टरों में अगर कोई चेंज आता है, इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं, तो इनकी वजह से क्या होगा? इनकी वजह से वो डिमांड को मूव करेगा, या तो वो ऊपर जाएगा या वो नीचे जाएगा। ओके, तो ये मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? मूवमेंट। और ये किसकी वजह से होता है? अदर फैक्टर्स की वजह से। ओके, तो अभी हम यही पढ़ने वाले। लेट्स स्टार्ट। अब शिफ्ट इन डिमांड कर्व पढ़ रहे हैं। अब शिफ्ट इन डिमांड कर्व में भी दो चीज आते हैं, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। इन डिमांड इंक्रीज होना और उसका डिमांड का डिक्रीज होना। तो शिफ्ट अगर हम जब पढ़ते हैं तो इधर एक्स एक्सिस पे हमेशा क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पे आप क्या लोगे? वो सारे वेरिएबल जो क्वांटिटी डिमांडेड को इफेक्ट करो, वो कोई एक वेरिएबल लेंगे, क्योंकि हम इस पे सिर्फ एक ही चीज का पढ़ते हैं। जैसे अगर आप इनकम ले रहे हो तो आप इनकम लोगे, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स ले रहे हो तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स ही लोगे सिर्फ, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ले रहे हो तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस। हम बस ये दो पढ़ते हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड इनकम, तो अभी वो पढ़ते हैं। जब क्वांटिटी डिमांडेड आपकी, यहाँ पे मैं जनरली सिचुएशन बता रही हूँ, उसके बाद हम इनकम और उस पे आएंगे। तो पहले आप देखो, अगर मान लो ये आपका डिमांड कर्व था, और ये आपका जब डिमांड कर्व था, जो आइडियल डिमांड कर्व है आपका, इसको DD1 बोलते हैं। मान लो उन फैक्टर्स में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है ना वो इंक्रीज हो। अगर आपकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई उन फैक्टर की वजह से, तो आपका जो डिमांड, पहले अगर यहाँ पे आपकी क्वांटिटी डिमांडेड आ रही थी, तो जो आपका क्वांटिटी डिमांडेड है उसकी वजह वो इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे हम प्राइस ही लेंगे तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी, यहाँ से यहाँ पे जाएगी, और यहाँ पे जब जाएगी तो ये क्या दिखाएगी? ये आपकी जो शिफ्ट हुई है ऐसे। तो चलो, अब हम पढ़ेंगे शिफ्ट इन डिमांड का। तो शिफ्ट इन डिमांड कब होता है? जैसे पहले हम समराइज कर लें तो हमारे जो डिमांड है, डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स जो है, वो किस किस चीज की वजह से इफेक्ट करेगी? एक तो प्राइस ऑफ आर ओन गुड, और अदर फैक्टर जैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर, एंड अदर फैक्टर्स। इन सब की वजह से इफेक्ट करेगी। अब इस सब की वजह से जब इफेक्ट करेगी, तो हमने प्राइस का तो देख लिया कि बाकी सारी चीज को हम कांस्टेंट रख दें और सिर्फ प्राइस का इफेक्ट देखें कि वो डिमांड पे क्या क्या इफेक्ट कर रहा है।
तो ये हमने देख लिया, इससे क्या होगी, मूवमेंट होगी, अपवर्ड मूवमेंट या डाउनवर्ड मूवमेंट, राइट। बट अगर मैं इस सिनेरियो को रिवर्स कर दूं तो क्या होगा, तो रिवर्स कर देंगे, तो रिवर्स कर देंगे बाद क्या करेंगे, हम अपने गुड के प्राइस को तो कांस्टेंट रख देते हैं, और ये जो अदर फैक्टर्स है इनमें चेंजमेंट लाते हैं, इनमें चेंजमेंट होती है मार्केट फोर्सेस की वजह से, तो हमारे डिमांड कर्व में क्या हो, तो अब हमारा अब आता है शिफ्ट। अगर अदर फैक्टर की वजह से हमारा डिमांड कर्व में इफेक्ट होती है, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में इफेक्ट आता है, तो हम हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट हो, या तो ऊपर जाएगा या पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाएगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे नहीं आएगा, वो पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाएगा। कैसे, ये पहला हमारा ओरिजिनल डिमांड कर्व था DD1 मान लो, फिर अगर कुछ ऐसा हुआ इन सारे फैक्टर्स की वजह से जिससे हमारा जो ये DD1 है ना ये शिफ्ट हो, हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड ओरिजिनल थी ना वो बढ़ गई, वो इंक्रीज हो गई, क्वांटिटी डिमांडेड सेकंड आ गई जो इंक्रीज हो गई, ओरिजिनल से इंक्रीज, मान लो पहले 10 थी तो अब 12 हो, और ये 12 क्यों, ये इनकी वजह से, हमारे प्राइस जितना था उतना ही है, कांस्टेंट है, लेकिन इन फैक्टर्स की वजह से हमारी डिमांड इंक्रीज हो गई, तो डिमांड इंक्रीज हो गई, तो ये ऐसे पूरा का पूरा ही डिमांड का शिफ्ट हो जाए, और वैसे बाई चांस कोई क्वांटिटी डिमांडेड 3 है, और इन सब फैक्टर्स की वजह से हमारे क्वांटिटी डिमांडेड में क्या हुआ, जो ओरिजिनल 10 थी वो 10 से 8 पे आ गई, तो अब क्या होगा, अब हमारा क्वांटिटी डिमांडेड पहले इतना ना, इतना, अब जब प्राइस हमारा सेम है, प्राइस सेम है लेकिन हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज हुई, तो ये हमारी क्वांटिटी डिमांड सेकंड आई, लेकिन प्राइस तो हमारा सेम है क्योंकि हमने कांस्टेंट माना, प्राइस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे हम प्राइस ही लेंगे और अपने गुड़ का ही प्राइस लेंगे, और यहाँ पे भी हम वाई एक्सिस पे भी क्वांटिटी डिमांडेड लेंगे और अपने ही गुड के लिए, और फिर एनालाइज करेंगे कि प्राइस हमारा सेम है लेकिन शिफ्ट क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, इन सब की वजह से हो रहा है। तो जब क्वांटिटी डिमांडेड हमारी डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, हाँ, तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाती है, क्यों, इन सब फैक्टर्स की वजह से, तो हमारा डिमांड का इस साइड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है और ये हो जाता है, इसको हम बोलेंगे क्वांटिटी डिमांडेड। चलो अब इसको डिटेल में पढ़े, चलो अब दो सिनेरियो, एक है, एक तो ये हमारा है प्राइस, प्राइस ऑफ आर ओन गुड एक्स, देन वी हैव क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ आर ओन गुड, हम अपने गुड को तो पढ़ेंगे दूसरों के गुड को तो पढ़ेंगे, राइट, और उसकी वजह से जो शिफ्ट हो रहा है उनके, ओके। अभी पहले मैं ओरिजिनल वाला लिखती हूँ, राइट, ये हमारा ओरिजिनल वाला है, मान लो जब हमारा प्राइस 10 था तब हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी, लेट्स से 5, नहीं नॉट 5, लेट्स से 10, हम जब हमारा प्राइस था तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी 10, राइट, बट जैसे ही मैंने अपने प्राइस को 10 से मतलब हमारा जो प्राइस है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि हम मूवमेंट तो पढ़ नहीं रहे, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि अदर फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में क्या हो रहा है, तो देखो प्राइस तो 10 ही रहेगा हर एक सिचुएशन, प्राइस तो क्या रहेगा 10 क्योंकि कांस्टेंट है, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे 10 से मान लो 5 होगी क्वांटिटी डिमांड, और यहाँ पे 10 से मान लो 15 होगी, तो देखो हमारी यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है, डिक्रीज, डिक्रीज, यहाँ पे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है, इंक्रीज, तो इन वाले शिफ्ट को हम क्या कहते हैं, ऐसे अगर चेंज आता है तो इस शिफ्ट को कहते हैं, जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होती है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, और जब हमारी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती है इसको कहते हैं राइटवर्ड शिफ्ट, और इसको हम कैसे पता लगेगा, अभी हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा ग्राफ है, ये बनाया हमने ग्राफ, हमारा डिमांड को, हमारी जो प्राइस है वो तो 10 ही है, यही रखेंगे, लेकिन हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है
वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। और क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ द अदर फैक्टर्स। तो जब हमारा प्राइस 10 था तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड थी 5। तो यहाँ पे एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बना देंगे। अब देखो, अब जब हमारा प्राइस 10 था तो ओरिजिनली हमारी क्वांटिटी डिमांडेड थी ये, जो कि हम बैक ग्रीन कलर से शो कर। तो ये हमारी ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड थी हमेशा से, ये हमारा डिमांड कब था। लेकिन जैसे ही मेरा प्राइस, अगर आप यहाँ पे आते हो, जब जैसे ही मेरा प्राइस 10 ही था लेकिन मेरी क्वांटिटी डिमांडेड 5 होगी अदर फैक्टर्स की वजह से, तो इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, मेरे प्राइस तो 10 ही है यहाँ पे, लेकिन क्वांटिटी डिमांड कितनी होगी 5। तो मेरा डिमांड कब शिफ्ट हो, इस साइड शिफ्ट हो। तो ये आपका क्या है, लेफ्ट हैंड। तो इसे क्या कहते हैं, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। ओके। और जैसे ही मेरी क्वांटिटी डिमांडेड 10 से 15 हो गई तो प्राइस तो मेरा 10 ही था, प्राइस तो मेरा 10 नहीं है, और इसमें भी 10 होगा, लेकिन मेरी क्वांटिटी डिमांडेड 15 होगी। क्यों? बिकॉज ऑफ द अदर फैक्टर्स के अंदर जो चेंजमेंट आया उसकी वजह से। ये तो सेम। ओके, ये तो अब हमारा प्राइस जो है वो तो 10 नहीं है, लेकिन शिफ्ट हो रहा है हमारे डिमांड पर। लेकिन हमारा डिमांड का कभी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, कभी राइटवर्ड। इन्हीं को हमें इसमें पढ़ना। तो ये वाला जो सिनेरियो है, ये वाला, इसको क्या कहते हैं, राइटवर्ड। क्योंकि आपके राइट में तो राइटवर्ड शिफ्ट, जब हमारी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो। अब हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, जैसे तो चलो अब हम पढ़ेंगे रिलेटेड गुड की वजह से हमारा जो डिमांड का वो कैसे शिफ्ट होता है। तो देखो, अब आपने पढ़ाई है रिलेटेड गुड कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के। जैसे जैसे कि विच इज सब्स्टिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो देखो, सब्स्टिट्यूट गुड्स की वजह से अलग चेंजमेंट आता है, कॉम्प्लीमेंट गुड की वजह से अलग चेंज आता है। अब हम पहले हेडिंग आप डालो सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स की वजह से हमारे उसमें क्या इफेक्ट आएगा, तो ये एक छोटा सा रिलेटेड गुड्स में भी सब्स्टिट्यूट गुड्स। ओके। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स में हम पहला एग्जांपल लेते हैं, जैसे कॉफी है और टी है। कॉफी और टी की वजह से हमारा जो वो है उसमें क्या इफेक्ट है। तो जब कॉफी का ओरिजिनल देखते हैं, पहले हमारा ओरिजिनल कितना था, जब ओरिजिनल मान लो हमारा जो कॉफी है वो तो 10, और ये हमेशा 10 ही रहेगा, क्योंकि हम अपने गुड के प्राइस में चेंजमेंट का इफेक्ट हम एनालाइज कर ही नहीं रहे, हम टी के प्राइस का एनालाइज कर रहे हैं। तो अगर हमारा तो 10 है तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है 10। तब जब हमारा प्राइस 10 है तो ओरिजिनल प्राइस टी का कितना था, लेट्स से इसका भी 10 था, और इसकी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी 50। ओके। अब क्या हुआ कि कुछ ऐसा हुआ जिससे जो टी का प्राइस है ना वो मार्केट में इंक्रीज हो गया। अब टी का प्राइस जब मार्केट में इंक्रीज हो जाता है तो क्या करते हैं, पहले 10 था तो 10 से अब हम मान लो 15 हो गया, ये साइड तो डिक्रीज का केस है। हाँ, तो मान लो कि आप टी का प्राइस डिक्रीज हो जाता है मार्केट में। जब डिक्रीज हो जाता है तो पहले 10 था अब हो गया 5, लेकिन हमारा प्राइस कितना रहेगा, हमारे गुड का प्राइस तो 10 ही रहेगा, क्योंकि ये हमने कांस्टेंट माना हुआ है। तो हमारे गुड का प्राइस तो 10 और मार्केट में टी का प्राइस है वो डिक्रीज हो गया 10 से 5। अब क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, अब तुम जनरली सोचो क्या होगा। पहले आप 10 में आपके पास ऑप्शन था, आपके पास 10 रुपीज थे, आप कॉफी भी खरीद सकते थे, टी भी खरीद सकते थे। तब लोग 10 लोग कॉफी खरीदे थे, 15 लोग टी खरीदे। अब क्या हो गया, अब जो टी का प्राइस है ना वो 10 से 5 आ गया। तो लोग डिमांड क्या कहती है कि अगर प्राइस कम हुआ है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो। तो यहाँ पे 15 से मान लो 20 लोग पीने लगे,
तो यहाँ के जो 5 लोग थे, जो 5 लोग एक्स्ट्रा कॉफी पी रहे थे, वो यहाँ से शिफ्ट होके इसमें चले जाएंगे, क्योंकि अब उनको जो चाय है वो सस्ती पड़ी है। उनको कॉफी 10 रुपए की पड़ी है, वहीं पर चाय उनको 5 रुपए की पड़ी है, तो वो शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितने लोग बचे? 5। तो अब इससे क्या पता चल रहा है आपको कि जो हमारी क्वांटिटी में, अगर हमारा जो रिलेटेड गुड है, सब्स्टिट्यूट गुड है, उसमें अगर प्राइस डिक्रीज होता है तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। एग्जैक्टली अगर रिलेटेड गुड का प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो हमारे गुड की क्वांटिटी डिमांडेड में क्या पड़ेगा? ये अलग अलग क्वांटिटी डिमांडेड का क्या होगा? हमारी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएगी। ये प्राइस रिलेटेड गुड का है और क्वांटिटी डिमांडेड हमारे गुड की। ओके, तो ये देखो डायरेक्ट रिलेशन, अगर उनका प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है? डिक्रीज। अब वहीं पे अगर ये होता है कि किसी वजह से टी का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाता है, तो अगर इंक्रीज होगा तो अब पहले 10 था, 10 से 15 था, अब हमारा प्राइस तो कांस्टेंट है क्योंकि हम इसकी स्टडी कर ही नहीं रहे, ये हम करके आ चुके ऑलरेडी। तो ये 10 ही है। इंक्रीज जो टी का प्राइस है वो इंक्रीज नहीं, इंक्रीज हो गया, 10 से 15 हो गया। तो अब लोग क्या देखेंगे कि देखो कॉफी 10, पहले 10 की थी, टी भी 10 की थी, तब 10 लोग कॉफी पी रहे थे, 15 लोग चाय पी रहे थे। अब क्या हुआ, जैसे ही चाय 15 रुपए की हुई तो उनको कॉफी सस्ती लगने लगी, क्योंकि कॉफी अब 10 रुपए की है। अब भले ही हमारे प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन लोगों के पर्सपेक्टिव में अब कॉफी ज्यादा सस्ती है एज कम्पेयर टू टी। तो अब यहाँ से जो लोग 15 रुपए की टी को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे? वो शिफ्ट हो जाएंगे कॉफी। जो टी को एज 15 रुपीज की टी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, वो कॉफी पे क्या हो जाएंगे? शिफ्ट हो जाएंगे। एग्जैक्टली तो अब क्या होगा? अब क्या होगा, जो 15 लोग पहले कॉफी पी रहे थे, अब 15 से सॉरी, जो पहले 15 लोग टी पी रहे थे, अब 15 से बस 10 रह जाएंगे। और वैसे ही जो लोग शिफ्ट हुए हैं वो 10 से कितना हो जाएंगे? 15। अब हमारी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज। तो ये क्या कह रहा है कि भले ही हमारे प्राइस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, पर रिलेटेड गुड्स का जो प्राइस है, अगर वो इंक्रीज होता है तो हमारा जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो भी इंक्रीज होगा। तो अब देखते चलो, अब इसका ग्राफ बनाओ। कैसे बनाओगे? लाइक दिस। अब हम पढ़ेंगे सिर्फ अपने गुड की, तो यहाँ पे हम क्वांटिटी डिमांडेड किसकी लेंगे? गुड एक्स की। प्राइस किसका लेंगे? ये भी हम गुड एक्स का ही लेंगे जो हमारा है, और हमारे लिए एक्स क्या है? कॉफी। राइट। तो अब कॉफी, और इसी ये आपको एग्जाम में कैसा पता चलेगा कि हमारा गुड कौन सा है? जब आप देखोगे कि प्राइस जिस गुड का कांस्टेंट है वो आपका गुड है, और उससे जहाँ पे प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है वो क्या है? रिलेटेड गुड। अब उसको आप जज करना कि वो सब्स्टिट्यूट गुड है या कॉम्प्लीमेंट गुड। तो सब्स्टिट्यूट गुड में क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशन होता है। कैसे डायरेक्ट रिलेशन होता है? अगर सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो रही है। सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है? इंक्रीज। ओके। अब देखो प्राइस हमारा तो 10 ही, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड हमारी इंक्रीज या डिक्रीज होती जा रही। अब देखो कैसे हो रही, दूसरा कलर है। तो जब हमारी क्वांटिटी डिमांडेड ओरिजिनल थी तो हमारा 10 10 था। अब हम इसको नहीं देखेंगे क्योंकि ये हमारा गुड नहीं, हमारा गुड कॉफी है, तो हम सिर्फ कॉफी को देखेंगे ग्राफ बनाते हुए। ओके। तो अब देखो जब हमारी ओरिजिनल प्राइस 10 था तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी? 10। इसको ग्राफ पे प्लॉट करो। हमारा गुड 10 है और हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है? 10। हमारा प्राइस कितना है? 10। तो अब हम इसको प्लॉट करते हैं। ये है, यहाँ पे होगा, और ये हमारी क्वांटिटी डिमांडेड। ओके। अब क्या हुआ, अब क्या होता है कि जो प्राइस है ना, टी का प्राइस डिक्रीज हो जाता है, 10 से 5 हो जाता है, तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी। और उस एज उसका प्राइस डिक्रीज हो गया तो लोगों को टी सस्ती लगने लगी, इसलिए लोग अब कॉफी से
टी पे शिफ्ट हो जाएंगे और हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। तो हमारा प्राइस तो 10 ही रहा, लेकिन अदर फैक्टर्स में चेंज आया, सब्स्टिट्यूट गुड में चेंज आया, जिससे प्राइस हमारा भी 10 है, लेकिन हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या हो गई, डिक्रीज कर दी। ऐसे ही फिर एक और आया, जब टी का प्राइस इंक्रीज हो गया, थर्ड केस है, जब टी का प्राइस इंक्रीज होगा, तो जब टी का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, अब जब टी का प्राइस क्या हो रहा है, डिक्री इंक्रीज हो रहा है, तो लोगों को क्या लग रहा है कि ओ कॉफी तो 10 रुपए की है, टी 15 रुपए की हो चुकी, तो कॉफी सस्ती, तो जो लोग 15 रुपए की टी को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, हमारे पास शिफ्ट हो जाएंगे, कॉफी पे शिफ्ट हो जाएगी। तो अब वो 15 रुपए की कॉफी को 10 रुपए की कॉफी को खरीदना स्टार्ट कर देंगे, जिससे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी। तो इंक्रीज हो जाएगी तो कौन सा शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट। यहाँ पे प्राइस तो हमारा 10 ही रहेगा, लेकिन हमारी अदर फैक्टर की वजह से, चेंज आने की वजह से हमारी जो शिफ्ट होगा, हमारी डिमांड का शिफ्ट हो, ये ऐसे। ओके, प्राइस 10 है लेकिन डिमांड का शिफ्ट हो रहा है। अब इसको लिखो, एक अलग कलर ले लेते हो, हाँ ये ले लेते, ठीक। तो अब ये कौन सा शिफ्ट है और ये कौन सा शिफ्ट है, बताओ। ये आपके लेफ्ट हैंड साइड है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ये राइट हैंड साइड है तो राइटवर्ड। राइटवर्ड शिफ्ट में क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होता हो जाती है हमारी, बिकॉज जो रिलेटेड गुड, जो कि अभी हमने सब्स्टिट्यूट गुड्स लिया, उसका प्राइस इंक्रीज हो। ओके, वैसे लेफ्टवर्ड शिफ्ट में क्या होता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट में हमारी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाती है। क्यों, क्योंकि जो रिलेटेड गुड्स का सब्स्टिट्यूट, जो हमने एग्जांपल लिया सब्स्टिट्यूट में, उसका प्राइस डिक्रीज हो गया, प्राइस डिक्रीज हो गया तो लोगों को वो सस्ती लगी, इसलिए वो वहां पे शिफ्ट हो गए। बस इतना ही है, शिफ्ट में इतना ही है, सब्स्टिट्यूट में। अब हम आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है, अब जब हम, चलो अब आते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, और ये किसके अंदर है, रिलेटेड गुड्स के ही अंदर। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो चेंजमेंट, जिसके बिना हम वो चीज यूज नहीं कर सकते, कोई भी चीज जो रिलेटेड होते हैं एक दूसरे के बिना वो चीज यूज नहीं हो सकती, उन गुड्स को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जैसे अगर मैं आपको बताऊं पेट्रोल एंड कार, तो हम कार को पेट्रोल के बिना यूज नहीं कर सकते, अगर कार को यूज करनी है तो वी नीड पेट्रोल, राइट। तो अभी हम इसी को जज करेंगे कि पेट्रोल में इफेक्ट आएगा तो हमारा गुड जो हमने कार लिया, तो अब हम क्या करते हैं, कार को अपना गुड मानते हैं। ओके, कार हमारा प्रोडक्ट है जिसमें हम चेंजमेंट एनालाइज कर रहे हैं, और जो पेट्रोल है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, जो रिलेटेड गुड है। ओके, तो अब कार का प्राइस और कार की क्वांटिटी, ऐसे पेट्रोल का प्राइस एंड देन पेट्रोल की क्वांटिटी डिमांडेड। अगेन हमारे पास 3 केस बनेंगे, जिसमें से पहला केस जो है वो क्या है, हमारा ओरिजिनल जो हमारे पास था, जब हमारी कार का प्राइस मान लो लाख में बिकती है और 10 लाख रुपीज था, तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो रही है, मान लो 7 लाख, 7 लाख कार सोल्ड हो रही है जब 10 लाख रुपीज था। वहीं पे तब पेट्रोल कितना था, जब पेट्रोल 80 रुपीज का था, और 80 रुपीज का था, बस इतने ही काफी है क्वांटिटी डिमांड में, तो इसको चेक करने की जरूरत है। अब क्या हुआ, केस 1 आया, क्योंकि हम इसका क्वांटिटी डिमांडेड क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि जितनी कार बिकेगी उतना ही तो पेट्रोल बिकेगा, इसलिए इसको लेने की अभी नीड नहीं है। अब देखो क्या आया कि किसी वजह से
जो वॉर की वजह से मान लो पेट्रोल का प्राइस, पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे, तो इस सिचुएशन में क्या हुआ, मान लो किसी भी सिचुएशन की वजह से या कुछ भी हुआ जिससे पेट्रोल का प्राइस डिक्रीज हो जाता, पहले 80 था, अब 80 था जब पहले प्राइस, तो अब 80 से मान लो 70 रुपीज हो गया, तो जैसे ही प्राइस 70 रुपीज हुआ ना, तो उसमें कार क्या हुआ, कार कार इंक्रीज हो गई, अब लोगों को पेट्रोल सस्ता लग रहा है, अब जब लोगों को पेट्रोल सस्ता लगेगा तो वो कार को खरीदना स्टार्ट कर देंगे और ज्यादा कार खरीदेंगे, तो हमारी प्राइस तो 10 लाख की है कार का अभी भी, लेकिन एज पेट्रोल का प्राइस डिक्रीज हो गया उससे हमारी सेल्स इंक्रीज हो गई, तो अभी भी हमारा प्राइस 10 लाख है, लेकिन अब पेट्रोल सस्ता होने की वजह से लोग ज्यादा कार खरीदे जिससे हमारी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो गई। वैसे ही अगर मान लो जैसे वॉर सिचुएशन चल रही है, तो वॉर सिचुएशन में कॉमन है कि जो हमारा पेट्रोल है वो इंक्रीज करेगा, पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज करेगा, और जैसे ही पेट्रोल का प्राइस 80 से 90 पे पहुंचा तो कार की सेल्स डिक्रीज हो जाएंगी, क्यों, क्योंकि अब लोगों को पेट्रोल महंगा पड़ेगा, अब लोग सोचेंगे एक बार कार ले ली तो उसको रिफिल कराने के लिए बार बार फ्यूल डलाने के लिए बहुत खर्चा आएगा, तो वो कार की जो सेल्स है उसको कम कर देंगे, मान लो 5 पे कर, 5 लाख की खरीदेंगे, ऑल्दो हमारा जो प्राइस है वो 10 है, लेकिन as price of petrol increases our quantity demanded decreases, right? हम इसी का हम सेम को वो बनाते हैं, पहले तो ये देखो ये कौन सा शिफ्ट होगा, जब हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में देखेंगे, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड पहले 7 थी, 7 से 10 हो गई है, इंक्रीज हो गई हमारी क्वांटिटी डिमांडेड, तो कौन सा शिफ्ट, राइट वर्ड शिफ्ट। अब हमारी क्वांटिटी डिमांडेड 7 थी, लेकिन 7 से क्या हो गई है, 5 होगी, डिक्रीज हो गई हमारी क्वांटिटी डिमांड, तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, ओके। अब आपको चलो इसका हम बनाएंगे ग्राफ, यहाँ पे क्या आएगी, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कार, यहाँ पे क्या आएगा, प्राइस ऑफ कार, जो कि 10 लाख हमारी फिक्स है। अब आते हैं हमारा प्राइस, प्राइस हमारा इंक्रीज या डिक्रीज होता जा रहा है, तो हम ले लेते हैं 3 5 7 9। अब देखो देखो चलो, जब हमारा ओरिजिनल था, तो ओरिजिनल हमारा जब 10 लाख प्राइस था तब हमारी कितनी सोल्ड हो रही थी, 7 लाख, तो अब करो क्वांटिटी डिमांड कितनी थी हमारी, 7, जब प्राइस 10 था तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड थी 7 लाख, जैसे ही हमारा पेट्रोल डिक्रीज हुआ, पेट्रोल का प्राइस 80 से 70 हुआ, हमारी जो कार की सेल्स है वो इंक्रीज होगी, क्योंकि अब लोगों को कार लेना सस्ता लग रहा है क्योंकि पेट्रोल सस्ता हो गया, तो 7 से हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कितनी हो गई, 10 हो चुकी है, तो अब हमारा प्राइस तो 10 ही है और हमेशा 10 ही रहेगा, क्योंकि हम इसकी स्टडी कर ही नहीं चुके, ये हो गया, यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे हमारी सेल्स कितनी है, 10 लाख, ये 10 हो जाएगा, तो ये हो गई 10 लाख। अब ऐसे ही जब हमारा जो पेट्रोल का प्राइस है वो इंक्रीज हो जाता है 90 पे, 80 से 90 पे पहुंच जाता है, तो 80 से जब 90 पहुंचेगा तो अब क्या होगा, अब अब उनको जो कार लेना वो महंगा पड़ रहा है क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया, तो जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और डिक्रीज हो जाएगी तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट जो कि इस साइड आएगा, ऐसे प्राइस तो 10 है लेकिन जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है वो 5, तो ये ऐसे ये भी मिल जाएगा, ओके। तो ये है हमारा ग्राफ। अब ये कौन सा शिफ्ट है, लेफ्ट वर्ड, लेफ्ट वर्ड, ये कौन सा शिफ्ट है, राइट वर्ड, राइट वर्ड मतलब जब हमारी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है, और इस केस में अब रिलेटेड गुड क्या है हमारा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड और अपने प्राइस में कैसा रिलेशन है, इनवर्स, तो जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस डिक्रीज होगा तो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगा,
ऐसे ही जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस इंक्रीज होगा तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि तब लोगों को महंगा पड़े। तो ये दोनों इंटरकनेक्टेड होते हैं ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री जो गुड्स होते हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कनेक्ट होते हैं, इस एक की वजह से हम दूसरी चीज को यूज नहीं कर सकते, इसलिए इनमें इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर एक के प्राइस भी इंक्रीज हुआ तो उससे हमारा क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ऐसे ही अगर दूसरे का प्राइस डिक्रीज हुआ तो हमारी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ओके, तो अभी हम आपको समझ आ गया आई थिंक। हम प्राइस, अब हम जब अगर मैं समराइज करूँ पूरा रिलेटेड गुड, तो रिलेटेड गुड को हमने क्या पढ़ा है, रिलेटेड गुड्स में हमने पढ़ा है दो सिचुएशन, एक सब्स्टिट्यूट गुड, एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब याद रखना सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस में और हमारी क्वांटिटी डिमांड, तो ये याद रखना है कि हम प्राइस किसका लेंगे, सब्स्टिट्यूट रिलेटेड गुड्स का। इसमें इस सिचुएशन में भी इसमें भी हम प्राइस रिलेटेड गुड का लेंगे, लेकिन क्वांटिटी डिमांड कौन सी लेंगे, अपनी। और प्राइस किसका लेंगे, रिलेटेड गुड का। और दोनों सिचुएशन में, इस वाले में भी और इस वाले में। ओके, तो सब्स्टिट्यूट में कैसा रिलेशन होगा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अपना वाला गुड इज डायरेक्ट। ओके, अगर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड इंक्रीज तो आर क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज, अगर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड डिक्रीज तो आर क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड में इसका उल्टा होगा। यहाँ पे कैसा रिलेशन होगा, इनवर्स। इनवर्स क्यों होगा, क्योंकि उनको सस्ता महंगा पड़ता है। तो प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड इंक्रीज तो आर क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड डिक्रीज तो आर क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज, राइट। तो चलो अब हम पढ़ेंगे इनकम का इफेक्ट। अब दूसरा फैक्टर क्या है, इनकम, वाई, जिसको हम वाई, तो इनकम ऑफ कंज्यूमर्स। तो अब मान लो कोई भी गुड है एक्स, लेट्स से अब हम चॉकलेट के एग्जांपल पे दोबारा आ जाते हैं। तो ये चॉकलेट का प्राइस है और ये उसकी क्वांटिटी मांगी है, और इस साइड हमने क्या, वाई या फिर मैं कहूँ इनकम ऑफ कंज्यूमर्स। देखो अगर ये है ओरिजिनल केस, ओरिजिनल में क्या है, अगर हमारा जो इनकम ऑफ कंज्यूमर मान लो ₹10,000 है, तो जब कंज्यूमर की इनकम 10,000 थी तो वो, और हमारी चॉकलेट का प्राइस 20 रुपीज ही है हमेशा से। ओके, तो जब कंज्यूमर की इनकम 10,000 थी तो वो चॉकलेट कितनी परचेज कर रहा था, 10। ओके, तो वो 10 चॉकलेट परचेज कर, पर अब हम केस 1 लेते हैं जहाँ पे कंज्यूमर की जो इनकम है वो डिक्रीज हो जाती है। ओके, तो अगर कंज्यूमर की इनकम 10 थी तो वो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी, चॉकलेट की 10, वो 10 को डिमांड करा था कि मुझे 10 चॉकलेट चाहिए। पर जैसे ही 10,000 से उसकी इनकम हो गई 8,000 रुपीज, जैसे ही उसकी इनकम हो गई 8,000 रुपीज, उसने क्या करा, प्राइस तो सेम ही है लेकिन अपनी क्वांटिटी डिमांडेड को डिक्रीज कर दिया, उसने 10 से 8 पे ला दी। जैसे ही उसकी इनकम डिक्रीज होती है तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो भी डिक्रीज हो जाती है। फिर अगले सिचुएशन में क्या हुआ, उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज होगी, तो मान लो 10 से 12,000 वो पर मंथ कमाने लगा। तो प्राइस तो आप अभी भी हमारा सेम ही है 20 रुपए, लेकिन जैसे ही कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हुई तो उसने क्या किया, उसने चॉकलेट की डिमांड को इंक्रीज कर दिया। पहले वो 10 ले रहा था, अब वो 12 चॉकलेट लेने लगा। तो यही होगा, ये होता है इनकम की वजह से हमारे। तो अब देखो इसमें कैसा रिलेशन है, जब तक मैं ग्राफ बनाती हूँ अब सोचो ये कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट है इनवर्स या डायरेक्ट, सोचो सोचो।
ये है हमारा ग्राफ। तो चलो अब ग्राफ देखें, इन वो रिलेशन में बताऊंगी। ये है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ चॉकलेट हमारे गुड की, और हम प्राइस भी किससे निकालेंगे, अपने का ही लेंगे, जो कि 20 फिक्स है, कॉन्स्टेंट है। अब देखो, जैसे ही आपका ओरिजिनल प्राइस 20, जब हमारे चॉकलेट का प्राइस 20 था और कंज्यूमर की इनकम 10 थी, तो 10 क्वांटिटी डिमांडेड थी। ओके, दो, चार, छः, 10, ओके। तो जब कंज्यूमर की इनकम 10,000 थी, तो हम हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी, 10 थी। तो और प्राइस कितना था हमारे उसका गुड का, वो 10 ही था, ये यहाँ पे थी। लेकिन जैसे ही हमारे कंज्यूमर की इनकम 8,000 हुई, उसने जैसे उसकी इनकम डिक्रीज हुई, वैसे ही उसने क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ चॉकलेट को भी डिक्रीज कर दिया। उसने अपने प्राइस तो उतना ही है आज भी हमारी चॉकलेट का, लेकिन उसने अपनी क्वांटिटी डिमांडेड को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। और जैसे ही उसकी इनकम इंक्रीज होती है, जैसे उसकी इनकम 10,000 से 12,000 होती है, तो वो क्या करता है, वो अपनी क्वांटिटी डिमांडेड को 10 से 12 पे पहुंचा देता है। तो ये 10 थी, 20 पे, तो 20 ही प्राइस है, लेकिन अब 12 पे निकल, राइट, स्ट्रेट आएगा सारा। ओके, तो ये हमारा ग्राफ है, जब हमारे कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज या डिक्रीज होती है। तो ये कौन सा शिफ्ट है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ये कौन सा शिफ्ट है, राइटवर्ड शिफ्ट। तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब हुई, जब हमारे कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज हो गई। तो वाई जब डिक्रीज हुआ, तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो। अच्छा, जैसे ही जो कंज्यूमर की इनकम है वो बढ़ी, कंज्यूमर की इनकम जैसे ही इंक्रीज हुई, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है। तो ये क्या कहता है, ये कौन सा रिलेशन शो कर रहा, डायरेक्ट रिलेशन। ओके, तो डिमांड में बस इतना ही है, आपका डिमांड हो गया खत्म। जो अब छोटे छोटे जो टॉपिक है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के, या वो तो थियोरेटिकल है, उसको आप पढ़ भी लोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका डिमांड खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट करेंगे सप्लाई का। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे फोकस्ड, थैंक यू सो मच।